मेहता मैंशन। मेहता परिवार में डाइनिंग टेबल पर मदन मेहता ने अनामिका की प्लेट में खाना रखते हुए कहा, शायद ये हमारा आखिरी डिनर होगा एक साथ। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुम्हें इतनी जल्दी अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। किस्मत भी अजीब चीज है, कभी पल में किसी पराये को अपना कर देती है, तो कभी एक पल में किसी अपने को पराया। 18 साल की अनामिका मेहता को कुछ दिन पहले ही पता चला था कि उसके माँ बाप उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। खाने की टेबल पर बैठे मदन मेहता की आवाज में रिग्रेट साफ झलक रहा था। तभी अचानक उसे अपना 3 महीने पहले वाला एक्सीडेंट याद आ गया। उसे अर्जेंटली ब्लड की जरूरत थी, और जब अनामिका का ब्लड लेने के बारे में सोचा गया, तब पता चला कि उन दोनों का कोई खून का रिश्ता ही नहीं है। इस न्यूज ने पूरी फैमिली को हैरान कर दिया। उस एक्सीडेंट से ठीक होने के बाद मदन मेहता ने अपनी असली बेटी जीविका मेहता को काफी ढूंढा, और अनामिका के बारे में उसने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया ताकि उसके असली पेरेंट्स को खोजा जा सके। इतना ढूंढने के बाद कल किसी ने उसे कॉल करके बताया कि वो अनामिका की रियल मदर हैं और आज वो उसे लेने आएंगी। मैंने शेफ से कहकर तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनवाई हैं, मदन ने कहा। मदन को कल ही कहीं से पता चला था कि अनामिका के असली पेरेंट्स अभी कोई काम नहीं करते। मदन के मन में बहुत सारे सवालों का तूफान उठ रहा था। पता नहीं मेरी बच्ची को वहां ये सब ऐशो आराम मिलेंगे भी या नहीं। अनामिका चुपचाप वहां बैठी हुई थी। उसने अपना चम्मच नीचे रखते हुए कहा, मेरा हो गया। इतना कहकर वो खड़ी हुई और वहां से चली गई, जैसे उसे घर वालों से कोई अटैचमेंट था ही नहीं। मदन की वाइफ मीना जो वहां बैठी हुई थी, अनामिका का ये बिहेवियर देख के बोली, ये जरूरत से ज्यादा अटेंशन देकर इस लड़की को बिगाड़ रहे हैं। ये इनके एफर्ट्स अप्रिशिएट भी नहीं कर रही है, फिर भी ये उल्लू की तरह लगे हैं अपना सारा प्यार एक अजनबी लड़की को देने में। और ये लड़की एक बार अपने असली पेरेंट्स के पास चली जाए, तब इसे पता चलेगा कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है और हम इसे यहाँ कितने अच्छे से रखते थे। जीविका वही मीना के पास बैठी सुन रही थी कि उसकी माँ क्या बड़बड़ा रही थी। जीविका बोली, मॉम, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन भी वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है, बस दिखा नहीं रही है। मीना ने जीविका को कल ही अनामिका के असली पेरेंट्स के बारे में बताया था कि वो बहुत गरीब हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके घर पर 5 बेटे हैं और उनमें से एक की भी अब तक शादी नहीं हुई है। एक बूढ़ी दादी भी है जो बीमार है और उन्हें बहुत ही अच्छी देखरेख की जरूरत है। कुल मिला के वो लोग काफी बुरी हालत में हैं। ये सब सोच के जीविका खुद को काफी लकी फील कर रही थी कि वो अपने अमीर परिवार में लौट आई है। जीविका अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, मैं जाकर अनामिका को देखती हूँ। डाइनिंग टेबल पर मदन ने मीना की तरफ देखा और कहा, इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? अनामिका भी हमारी ही बेटी है। मीना ने मुंह बनाकर कहा, जब भी मैं सोचती हूँ कि वो लड़की जिसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, उसे हम लोग इतने सालों तक अपनी बेटी की तरह प्यार करते रहे और उसका ध्यान रखा, जबकि हमारा अपना खून बाहर की दुनिया में भटकता रहा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जीविका अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखते हुए अनामिका की तरफ बढ़ी। अनामिका ने अपना बैग पैक कर लिया था और वो बस घर से निकलने ही वाली थी कि जीविका ने उसे रोकते हुए कहा, अब अनामिका, समर्थ के साथ मेरी सगाई नवंबर में है, तुम आओगी ना? कौन था ये समर्थ? 1 महीना हुआ था जीविका को मेहता मैंशन आए हुए और उसकी सगाई भी पक्की हो गई थी। जीविका अच्छे मन से न्योता नहीं दे रही थी अनामिका को। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, मगर उसकी आवाज में एक अलग ही घमंड नजर आ रहा था। सबको पता था कि मेहता परिवार और मल्होत्रा परिवार के बच्चों की शादी है और पहले अनामिका और समर्थ की शादी होने वाली थी, लेकिन अब अनामिका की जगह जीविका ने ले ली थी। अगर जीविका नहीं आती तो समर्थ की शादी अनामिका से होती। जीविका बोली, समर्थ बहुत अच्छा है, हम बस अभी कुछ दिन पहले ही मिले, लेकिन लगता है जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो हमेशा मुझसे अच्छे से बिहेव करता है। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढा नहीं होता तो तुम्हारी सगाई उससे होती। बहन, इसके लिए तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? अनामिका ने कोल्डली हंसकर कहा, थैंक्स टू यू। उस यूजलेस इंसान को वो मिल गया जो वो डिजर्व करता है। अनामिका का जवाब सुनकर जीविका बौखला गई और बोली, एक्सक्यूज मी, क्या? अनामिका बोली, मैं वैसे ही प्लान कर चुकी थी कि मैं उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दूंगी, मगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे छोड़ते ही कोई और आ जाएगा उस कचरे को उठाने के लिए। जीविका को बहुत गुस्सा आ गया। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें तो मैं। जीविका अपना हाथ उठाने ही वाली थी, लेकिन जैसे उसने अपना हाथ उठाया, उसने किसी को उनकी तरफ आते हुए देखा और वो एक डरे हुए मासूम खरगोश की तरह बन गई। मीना लिविंग रूम में आ गई थी और ये सीन देखते ही उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अनामिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से इस तरह बात करने की? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अनामिका ने हंसते हुए जवाब दिया,
मुझे तो लगता है जिसका दिमाग खराब है वो आप हैं। और न सिर्फ आपका दिमाग खराब है बल्कि आप अंधी भी हैं। आपको शायद हॉस्पिटल जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। तुम? मीना गुस्से में कांप रही थी। अनामिका, कैसी बातें कर रही हो तुम मॉम से? चलो ये सब छोड़ो। मैं अपना फेवरेट नेकलेस तुम्हें देना चाहती थी, तुम्हारा गुड बाय गिफ्ट। आफ्टर ऑल हम बहनें हैं। अब जब हम अलग हो रहे हैं तो किससे पता कि हम दोनों एक दूसरे से फिर कभी मिलेंगे या नहीं। जीविका ने पुरानी बातें भूलने का नाटक किया और वो आगे चलकर अनामिका को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन उसका हाथ अनामिका के बैकपैक पर लग गया और अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एक रूबी का नेकलेस अनामिका के बैकपैक से गिरा। ये देखकर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जीविका ने अपना मुंह कवर करके हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जो रूबी का नेकलेस मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी वो तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? ये देखकर अनामिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो जीविका की ये चाल समझ चुकी थी। वो उस पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहती थी। जीविका का नेकलेस तुम्हारे बैग में कैसे आया? मीना को एक पल के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और अगले ही सेकंड उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मदन आइए और देखिए अपनी लाडली के कारनामे। ये जीविका का नेकलेस चुरा के यहाँ से जा रही थी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि इतने सालों तक हमने जिस बेटी को बड़ा किया वो एक चोर है। मदन दौड़ते हुए वहां आया और उसने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। जीविका ने जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट करने का नाटक करते हुए कहा, वैसे भी मैं ये नेकलेस अपनी बहन को देने वाली थी। क्या फर्क पड़ता है मैंने पर्सनली इसे दिया या फिर इसने अपने आप ले लिया? एक ही बात है। एक बात कैसे हुई? इसने तुम्हारा नेकलेस तुम्हारी परमिशन के बिना लिया। इसे चोरी कहते हैं। मीना बहुत गुस्से में थी। अनामिका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? घर के नौकर ये तमाशा देख के अनामिका के बारे में बातें करने लगे। उनकी बातें सुनकर जीविका अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। यही तो वो चाहती थी, लेकिन उसने समझदार होने का नाटक करते हुए कहा, अब जो मेरा है वो मेरी बहन का भी है। इसे इस नेकलेस की ज्यादा जरूरत है। आसपास के लोगों को यही लग रहा था कि जीविका हर मामले में अनामिका से बेहतर है। मीना ने जीविका के हाथ से वो नेकलेस लिया और बोली, तुम बहुत भोली हो मेरी बच्ची। इसकी फैमिली बहुत गरीब है। ये नेकलेस वो बेच देंगे और बदले में पैसे ले लेंगे। इतना कहकर मीना ने घूरकर अनामिका को देखा और बोली, हमने तुम्हें बड़ा करने में अपना बेस्ट दिया है। ये नेकलेस जीविका का गिफ्ट था। इसे लेने के बारे में सोचना भी मत। मैं पुलिस को बुलाऊं इससे पहले निकल जाओ यहाँ से। मॉम, जीविका ने बीच में कूदते हुए कहा, अनामिका के पेरेंट्स के पास जॉब नहीं है और उसके 5 भाई और एक बूढ़ी दादी माँ है। इस नेकलेस को बेचकर इसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसे मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है। जीविका ने मीना के हाथ से नेकलेस लिया और अनामिका के सामने रखा और बोली, मॉम, ये नेकलेस आपने मुझे दिया था, है ना? तो मुझे पूरा हक है ये डिसाइड करने का कि मुझे इसके साथ क्या करना है। अनामिका, इसे ले लो। मैं तुम्हें चोरी करने के लिए ब्लेम नहीं करूंगी। वैसे भी ये किसी टाइम तुम्हारा ही था। अनामिका ने नजर उठाकर सामने खड़ी 2 चेहरे वाली लड़की को देखा। वो काफी ध्यान से जीविका को देख रही थी। अनामिका ने मन में सोचा, ये काफी बेवकूफ है। मुझे फंसाना था तो कोई बेहतर आइडिया सोचती। बहन, मैं मॉम को संभाल लूंगी। हाँ, तुम यहाँ से चली जाओ। अनामिका धीरे से मुस्कुराई। उसकी गहरी आंखें सब कुछ देख रही थी। जीविका को हमेशा अनामिका की इस डेविल स्माइल से डर लगता था। अनामिका ने वो नेकलेस लिया और अगले ही सेकंड उसके बगल में रखे हुए कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। सब लोग हैरान हो गए। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद मीना चिल्लाई, अनामिका, ये क्या किया तुमने? ये तुम्हारी बहन का सबसे महंगा नेकलेस था। उसने तुम्हें दिया और तुमने इस तरफ फेंक दिया। जीविका ने मुझे दिया तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। यही तो थोड़ी देर पहले आपकी प्यारी मासूम बेटी ने आपको समझाया था ना? अनामिका ने एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ कहा, आप चिंता मत कीजिए। आप लोगों का कुछ भी सामान मैं अपने साथ नहीं ले जा रही। जो भी मैंने कपड़े पहने हैं और जो भी मेरे बैकपैक में सामान है वो मैंने खुद खरीदा है। अनामिका की बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए जीविका ने कहा, यू मीन उसी पॉकेट मनी से जो मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें दी थी? ये सब तमाशा देखने के बाद मदन ने सिचुएशन को शांत करते हुए कहा, अनामिका, टाइम हो गया है। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मेहता। अनामिका ने इस बार मदन को मिस्टर मेहता कहा। ऑब्वियसली उसने फैसला कर लिया था मेहता परिवार से दूरी बनाने का। अनामिका जब मेन डोर के पास पहुंची अपने बैकपैक के साथ, उसे सामने एक ब्लैक कलर की लग्जरी कार खड़ी दिखाई दी। वो नॉर्मल लग्जरी कार से थोड़ी अलग थी। न सिर्फ उस पर डेंट थे बल्कि उसकी विंडशील्ड भी हल्की सी टूटी हुई थी। ड्राइवर उस गाड़ी से कुछ अजीब ढंग से बाहर आया। जैसे ही उसने अनामिका को दरवाजे के पास देखा वो एक पल के लिए जम गया। उसके सामने खड़ी सुंदर लड़की बिल्कुल एक परी की तरह थी
और वो ठीक वैसी दिखती थी जैसी उसकी मैडम अपनी यंग एज में दिखा करती थी। लेकिन वो लड़की उसकी मैडम से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लग रही थी। ये क्या हो रहा था? कहाँ सबको लग रहा था कि अनामिका एक गरीब घर में जा रही है और कहाँ एक लग्जरी कार उसे पिक करने आई थी। उस ड्राइवर ने जल्दी से अनामिका के पास पहुंचकर माफी मांगते हुए कहा, लिटिल मिस, आई एम सॉरी। जब मैं आपको लेने आ रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया और टाइम पर गाड़ी को मोड़ के ट्रक से ना बचाने की वजह से गाड़ी की ये हालत हो गई है। मुझे डर था कि आपको ज्यादा देर वेट करना पड़ेगा और आप नाराज हो जाएंगी, इसीलिए मैं घर जाकर गाड़ी बदल कर नहीं आया। मगर मैंने चेक किया है, गाड़ी अंदर से एकदम कंफर्टेबल और सेफ है, बस बाहर से बुरी दिख रही है। अनामिका को समझ में आ गया था कि मेहता फैमिली को उसके असली पेरेंट्स की फैमिली के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन थी। वो लोग इतने भी गरीब नहीं थे। वो लोग इतनी महंगी कार अफोर्ड कर सकते थे। एक कस्टमाइज्ड लग्जरी कार जो दुनिया में अपनी तरह की एक ही थी। उसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। अनामिका ने मुस्कुराकर ड्राइवर से पूछा, आपने मुझे लिटिल मिस कहा? आप फैमिली की इकलौती बेटी हैं। आपके 5 बड़े भाई हैं तो आप लिटिल मिस ही हुई ना। ड्राइवर ने इतना कहा, फिर जल्दी से आगे बोला, आई एम सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं महेश हूँ, आपकी फैमिली का ड्राइवर। लिटिल मिस, आपका लगेज कहाँ है? महेश ने अनामिका से पूछा क्योंकि उसने उसके कंधे पर सिर्फ एक बैकपैक देखा। वो बोला, क्या वो अंदर है? मैं ले आऊं जाकर? अनामिका बोली, मुझे इस घर से कोई सामान नहीं चाहिए, एक नई शुरुआत कर रही हूं मैं। महेश ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अब फिर तो आप गाड़ी में मेरा इंतजार कीजिए। मैं वो सारे गिफ्ट जो आपकी मॉम ने आपके पुराने पेरेंट्स को देने के लिए कहा था वो दे देता हूँ और आपका इतने सालों तक ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कराता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे। इतना कहकर महेश ने जल्दी से जाकर गाड़ी का दरवाजा खोला अनामिका के बैठने के लिए, लेकिन अगले ही सेकंड गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह से बाहर आ गया। उस एक्सीडेंट में ट्रक ने बहुत बुरी तरह से गाड़ी को हिट किया था। मेहता परिवार जो अभी अभी बाहर आया था उसने ये पूरा सीन देख लिया। जीविका सामने का सीन देखकर बहुत खुश हो गई और अपने मन में सोचने लगी, ये किस तरह का कचरे का ढेर है? किस तरह का ड्राइवर है ये जो इस तरह के कचरे के ढेर को चला रहा है? अनामिका की असली फैमिली सच में गरीब है। मीना ने जब ड्राइवर को देखा तो उससे लगा कि क्या अनामिका के पेरेंट्स में इतनी भी डिग्निटी नहीं कि पहली बार अपनी बेटी को लेने के लिए खुद आए। ऐसे ही ड्राइवर को भेज दिया। मीना ने तो ये भी सोचा था कि शायद उनके पास कोई गाड़ी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो लग्जरी कार खड़ी थी। लेकिन गाड़ी की बुरी हालत देख के वो ये भी सोच रही थी कि शायद ये सिर्फ दिखावे के लिए कहीं से मांग के भेज दी होगी। मदन ने भी उस ड्राइवर को देखा। उसका सूट पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो उम्र में भी काफी बड़ा लग रहा था। मदन मन ही मन सोच रहा था, ये अनामिका का भाई तो नहीं हो सकता। क्या ये अनामिका का फादर है? शायद किसी भंगार वाले से इसने चलती फिरती गाड़ी ले ली ताकि शो ऑफ कर सके कि इसके पास भी गाड़ी है। क्या सच में अनामिका का नया परिवार गरीब था? आखिर क्यों अनामिका को बिल्कुल दुख नहीं था मेहता परिवार से अलग होने का? कैसा होगा अनामिका का आने वाला कल? जानने के लिए सुनते रहिए। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को चेक करने में महेश के कपड़े गंदे हो गए थे। जैसे ही उसने मेहता परिवार के लोगों को मैंशन से बाहर आते हुए देखा, उसने गाड़ी की डिक्की से गिफ्ट बॉक्स निकाले जो उसकी मैम ने मेहता परिवार के लिए दिए थे। लेकिन बदकिस्मती से उस एक्सीडेंट की वजह से कुछ गिफ्ट बॉक्स चपटे हो गए थे जो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। ड्राइवर ने मदन के पास जाकर उन सभी गिफ्ट्स को उन्हें बहुत तमीज से देते हुए कहा, ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो लिटिल मिस की माँ ने आप सबके लिए भेजे हैं, प्लीज आप इन्हें रख लीजिए। मदन ने बहुत तमीज से लिहाज से महेश से कहा, इन गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है कि आप हमारी अनामिका को उसके घर ले जाइए, वहां पर सब लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे। मीना महेश को बिना एक नजर देखे अंदर जाने लगी। जीविका ने बॉक्सेस को देखा और अपनी सार्कास्टिक स्माइल को किसी तरह कंट्रोल करते हुए मीना के पीछे पीछे चली गई। वहां अब सिर्फ मदन ही खड़ा था और उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता, आप प्लीज इन्हें अपने मालिक को वापस दे दीजिए। महेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो मदन से क्या कहे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे कैसे बताए कि उन बॉक्सेस में कई शानदार विलास के पेपर्स थे, 2-3 बैंक के कार्ड्स थे जिनमें करोड़ों रुपए डिपॉजिट किए गए थे। कुछ ऐसी मेडिसिन भी थीं जिन्हें कहीं से नहीं खरीदा जा सकता था। अनामिका ड्राइवर महेश से बोली, चलिए अब घर चलते हैं। महेश अनामिका को लेकर मेहता मैंशन से निकल गया। अनामिका ने जाते वक्त एक बार मुड़ के भी उस घर को नहीं देखा जहां उसने अपनी अब तक की जिंदगी गुजारी थी।
गाड़ी के अंदर बैठी हुई अनामिका को महेश ने रेयर व्यू मिरर से देखा तो उसे अपनी मैडम यानी कि अनामिका की माँ की याद आ गई। महेश खुश था कि आज उनके घर की राजकुमारी वापस लौट रही थी। अनामिका ने महेश से पूछा, हमारा घर कहाँ है? तो महेश बोला, साउथ मुंबई। जहां अनामिका अपने नए घर की तरफ बढ़ रही थी, वहीं मेहता हाउस में मीना अपनी बेटी जीविका को समझा रही थी कि अब वो या उनके परिवार का कोई भी सदस्य अनामिका से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। मीना जीविका को समझाते हुए बोली, जीवी, मैं तुझे बता रही हूँ, आज के बाद से तुम्हारा और अनामिका का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तुम आज से उसको अपनी बहन की तरह ट्रीट नहीं करोगी। तुम उसके नंबर को भी ब्लॉक कर दो। अगर वो कभी तुमसे पैसे लेने की कोशिश करे तो तुम बहाना बना देना कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। मॉम, आपने नोटिस किया? उनकी गाड़ी में स्पेशल नंबर प्लेट थी, वीआईपी नंबर प्लेट। मीना ने जीविका की बात सुनने के बाद उससे हंसते हुए कहा, जीवी, तुझे पता है ना, किसी भी नंबर प्लेट पर स्पेशल नंबर अमीर लोगों को ही मिलता है। अनामिका का परिवार किसी गांव में रहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। उसकी टूटी फूटी गाड़ी में स्पेशल नंबर प्लेट कैसे हो सकता है बेटा? यहाँ मीना को लग रहा था कि अनामिका गांव जा रही है, लेकिन वो असल में साउथ मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। अनामिका महेश से बोली, साउथ मुंबई तो बहुत ही रिच एरिया है, शहर के सारे बड़े लोग वहीं रहते हैं। महेश मुस्कुरा के बोला, लिटिल मिस, आप भी बहुत बड़ी हैं। अनामिका ये बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर महेश से बोली, क्या हम पहले सिटी हॉस्पिटल चल सकते हैं? सिटी हॉस्पिटल का नाम सुनते ही महेश परेशान हो गया और बोला, क्या हो गया मिस? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अगर नहीं है तो मैं गाड़ी थोड़ी तेज चलाता हूँ। आपके घर पर मेडिकल स्टाफ भी अवेलेबल है 24 घंटे। अनामिका बोली, अरे नहीं नहीं, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, लेकिन मेरी दादी मेरा मतलब है मेहता परिवार की दादी माँ, वो वहां एडमिट है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। पूरे मेहता परिवार में लक्ष्मी मेहता ऐसी इंसान थी जो कि अनामिका से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जब उन्हें यह पता चला कि अनामिका उनकी बायोलॉजिकल पोती नहीं है, तो उनसे यह खबर बर्दाश्त नहीं हुई और वो बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। महेश ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतनी अच्छी बच्ची होगी। उसने अनामिका की रिक्वेस्ट को मानते हुए गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले ली। 10 मिनट बाद महेश ने अनामिका को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। गाड़ी से उतरते समय अनामिका ने महेश से कहा, गाड़ी यहीं कहीं आसपास पार्क करके मेरा वेट करिएगा। जी जरूर, महेश ने जवाब दिया। सिटी हॉस्पिटल के रूम नंबर 301 में एक बूढ़ी औरत जिनके सारे बाल सफेद हो गए थे, वो लेटी हुई थी। लंबी बीमारी के कारण उनका चेहरा मुरझा गया था और वजन भी बहुत घट गया था। वो बहुत पतली हो गई थी। जैसे ही अनामिका रूम में घुसी तो उसने देखा कि दादी सो रही थी। अनामिका दबे पांव आकर अपनी दादी के पास बैठ गई। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा एक्सप्रेशनलेस। उनके रिंकल्स और चेहरे की उदासी बता रही थी कि हॉस्पिटल में कितनी नाखुश थी वो। अनामिका को बार बार ये सोच के बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी एनर्जेटिक दादी जो हमेशा खुश होकर जीती थी, उनकी हालत ऐसी कैसे हो गई। अनामिका ने धीरे से अपनी दादी का हाथ पकड़ा और उसे सहलाने लगी। फिर एकदम से अनामिका की आंख से निकला एक आंसू उसकी दादी के हाथ पर गिरा। अब उसकी दादी की पलकें थोड़ी सी हिली। अनामिका को अपनी दादी के साथ बिताए पिछले 18 सालों का हर पल याद आ रहा था। अनामिका धीरे से बोली, अब दादी, आपको याद है ना कि आज मेरा जन्मदिन है? तभी रूम का दरवाजा खुला और एक यंग डॉक्टर अंदर आ गया। अनामिका उस डॉक्टर को पहचानती थी। वो था डॉक्टर राघव। वो डॉक्टर अनामिका को देखकर बोला, अनु, तुम एकदम सही टाइम पर आई हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनामिका ने डॉक्टर को देखा तो वो उससे बोला, तुम जानते हो ना, हम अपनी तरफ से इन्हें बेस्ट हार्ट डिसीज ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पर क्योंकि दवाइयां ज्यादा असर नहीं कर रही, हमने इनकी हालत को बेहतर करने के लिए दवाई का डोज बढ़ा दिया है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अनामिका की आंखें नम हो गई। डॉक्टर बोला, अपने परिवार में बस तुम ही मेडिसिन के बारे में बेहतर जानती हो। तुम्हें पता है कि इस तरह की बीमारी के अंत में इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है। अनामिका की दादी को देखकर वो डॉक्टर बोला, इनको देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे अब इनके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई है। ये अब जीना नहीं चाहती हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब कोई चमत्कार ही इन्हें बचा पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर अपनी बात खत्म कर पाता, अनामिका ने अपने पर्स से एक छोटी सी बोतल निकाल के डॉक्टर की तरफ गुस्से में फेंकी और बोली, ये देखिए डॉक्टर राघव। डॉक्टर राघव ने उस बोतल को देखा। वो एक दवाई थी। वो बोला, क्रुक स्ट्रेंथ। डॉक्टर राघव बहुत मुश्किल से उस दवाई का नाम पढ़ पाया था और वो नाम पढ़ के वो हैरान था। राघव नॉर्मल हुआ और फिर उसने पूछा, अनु, तुम्हें ये कहां से मिली?
अनु, क्या ये वही मिस्टीरियस ड्रग है जो पिछले कुछ टाइम से ब्लैक मार्केट में तहलका मचाए हुए है? ये तो हार्ट पेशेंट्स पर चमत्कार की तरह काम करती है। सिर्फ एक पिल की कीमत लाखों में है। तुम्हें ये कहां से मिली? राघव के सवालों की झड़ी लग गई थी। अनामिका खड़ी हुई और डॉक्टर राघव के पास गई, फिर उससे बोली, सवाल मत पूछो। तुमने कहा था ना राघव कि दादी को चमत्कार ही बचा सकता है। तुम्हें चमत्कार दे दिया मैंने, अब मेरी दादी को बचा लो, नहीं तो तुम्हें कोई चमत्कार नहीं बचा पाएगा। राघव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मुझे पता चला कि उस मेहता परिवार ने तुम्हें कितनी बुरी तरह ट्रीट किया। मुझे तो लगता है कि तुमने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया है जिसकी सच में कोई जरूरत नहीं थी। इतना कहते कहते राघव रुक गया क्योंकि अनामिका बहुत ही खतरनाक नजरों से उसे घूर रही थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? इनका खुद का बेटा, इनका खुद का खून भी इनका उतना ध्यान नहीं रखता जितना तुम रखती हो। 6 महीने पहले राघव एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और सिटी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए आया था। उसका परिवार सालों से मेडिकल फील्ड में ही था और उनकी मेडिकल फील्ड में बहुत रिस्पेक्ट भी की जाती थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा एरोगेंट भी था। लेकिन जब वो अनामिका से मिला तो उसे ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में उससे बेहतर भी कोई है। क्या था वो किस्सा कि राघव जैसा इंटेलिजेंट डॉक्टर अनामिका को खुद से बेहतर मान चुका था? वो किस्सा ये था कि जब राघव की इंटर्नशिप चल रही थी तब सिटी हॉस्पिटल में एक केस आया जिसमें राघव बुरी तरह से उलझ गया था। अनामिका जो हॉस्पिटल में हर हफ्ते कैंसर पेशेंट से मिलने आया करती थी, उसकी मुलाकात राघव से हुई और जब राघव ने ऐसे ही उससे वो मेडिकल केस डिस्कस किया तो अनामिका ने 10 मिनट में फाइल पढ़ के बता दिया कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए और कैसे पेशेंट ठीक होगा। उसके कुछ ही दिन बाद फिर एक केस आया जहां पेशेंट कोमा में था और डॉक्टर्स के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। अनामिका ने न सिर्फ सोल्यूशन दिया बल्कि आज वो आदमी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जी रहा है। देखते ही देखते ऐसे कई किस्से हो गए थे जहां मरते हुए लोगों की जान बचा ली थी अनामिका ने। वो सिटी हॉस्पिटल सोशल वर्क के बहाने से आती थी क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकती थी कि उसके पास क्या शक्ति थी। और जिसने भी अनामिका के चमत्कार देखे थे उससे अनामिका ने कहा था कि उसे बचपन से मेडिसिन की पढ़ाई का शौक था। इस 6 महीने की इंटर्नशिप में राघव ने अनामिका के चमत्कारों के अलावा ये भी अपनी आंखों से देखा था कि कैसे मेहता परिवार की परी अनामिका को पिछले 2 महीने से बुरी तरह निग्लेक्ट किया जाने लगा था। राघव को ये बात बहुत बुरी लगी थी और जैसे जैसे वक्त गुजरा ऐसे ही सुख दुख बांटते हुए दोनों दोस्त बन गए थे। जब लक्ष्मी जी का केस आया तब भी राघव अनामिका को देख के शॉक था कि कैसे एक औरत जो मौत की कगार पर थी, अनामिका उसे मौत के मुंह से खींच कर ले आई है। अगर वो कोशिश करता तो भी वो लक्ष्मी जी को बचा नहीं पाता। राघव जानता था कि लक्ष्मी जी की कंडीशन का बेस्ट सोल्यूशन है हार्ट ट्रांसप्लांट, लेकिन उनकी एज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर्जरी नहीं हो सकती थी। अब जब अनामिका ने उसे क्रुक स्ट्रेंथ दे दी थी तो उसे उम्मीद थी कि उनकी कंडीशन काफी इंप्रूव हो जाएगी, वरना वो किसी भी वक्त मर सकती थी। राघव अनामिका से बोला, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? घर पर कुछ हुआ है क्या? अनामिका बिना इमोशन के बोली, घर छोड़ा ही मैं, आज मैं अपने रियल पेरेंट्स के यहाँ जा रही हूँ। राघव थोड़ा चौंक गया और बोला, अब? अनामिका बोली, अब दादी का ख्याल तुम रखना। घर वालों को लगता है कि हॉस्पिटल का खर्चा दे दिया तो जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन कोई भी उन्हें वक्त और प्यार देने को राजी नहीं है। राघव ने अनामिका को देखा और धीरे से कहा, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो। अनामिका ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और अपनी दादी की तरफ देखा, फिर रूम नंबर 301 से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में खलबली मच गई थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज भाग रहे थे। वहां कॉरिडोर में खड़े लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या हो रहा है? डॉक्टर्स का एक ग्रुप जो बहुत तेजी से हॉस्पिटल के रूम नंबर 306 की तरफ बढ़ रहा था, वो डिस्कस कर रहा था, देवेंद्र जी की कंडीशन अचानक से बहुत सीरियस हो गई है। पर कैसे? वो कई दिनों से अपनी दवाइयां लेने से मना कर रहे थे और फोर्स कर रहे थे कि उनका पोता आएगा तभी वो दवाइयां लेंगे, और आज उनकी हालत बिगड़ गई। जब अनामिका ने ये बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। डॉक्टर्स को रूम नंबर 306 की तरफ भागते हुए देखकर अनामिका भी वहां चली गई और उसने देखा कि एक 70-75 साल का बूढ़ा इंसान बेड पर लेटा हुआ है और उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। अनामिका डॉक्टर्स के साइड में जाकर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। एक डॉक्टर बोला, इन्होंने जानबूझकर अपनी दवाइयां बंद कर दी हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरा डॉक्टर बोला, क्या अब इनकी फैमिली को बता दें? इनके फैमिली मेंबर्स रास्ते में हैं, हमें उनके आने का इंतजार करना होगा और उन्हें डिसाइड करने देना होगा कि ऑपरेशन करना है या फिर नहीं। अनामिका जो वहीं साइड में खड़ी थी वो खुद से बोली, जब तक इनकी फैमिली यहाँ आएगी तब तक सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी होगी कि इन्हें बचाया नहीं जा सकेगा। अनामिका की ये बात उन डॉक्टर्स ने सुन ली
और तब उनकी नजर लैब कोट पहने हुए 18 साल की अनामिका पर पड़ी। अनामिका बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उन सबको देखे जा रही थी। एक सीनियर डॉक्टर जो अनामिका को नहीं जानते थे वो उससे बोले, छोटी बच्ची, तुम्हें मेडिसिन के बारे में क्या पता है? देवेंद्र सिंघानिया की हालत बहुत सीरियस है। अगर हम श्योर होते तो हम अभी इन्हें बचा लेते, लेकिन सर्जरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फैमिली मेंबर ही ले सकता है। अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर उन्हें देखा और पूछा, रोमैटिक हार्ट डिसीज, क्या ये इतनी सीरियस बात है? तुम इन्हें देखकर बता सकती हो कि इन्हें कौन सी डिसीज है? सीनियर डॉक्टर ने कहा। वो हैरान हो गए और एक फीमेल डॉक्टर जो उम्र में थोड़ी बड़ी थी वो भी हैरान हो गई और उन्होंने पूछा, क्या इस बच्ची को हमारे फील्ड की नॉलेज है? अब जब तुम्हें पता है कि रूमैटिक हार्ट डिसीज है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि ये किस तरह की डिसीज है। इसमें एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की जरूरत होती है और ये इनकी पहली सर्जरी नहीं है, सीनियर डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया। अनामिका ने अपना सिर उठाकर उन्हें देखा और बोली, इनको कई सारी सर्जरीज की जरूरत पड़ सकती है। मेरा मतलब यह है कि आप लोगों ने इनका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है। उसकी बातें सुनकर सारे डॉक्टर्स हैरान हो गए। इसे ये सब कैसे पता? तुम लोग क्या एक छोटी बच्ची की बातें सुन रहे हो? और कितना वक्त लगेगा पेशेंट की फैमिली को यहाँ आने में? एक उम्र दराज डॉक्टर ने कहा। उनका नाम विजय था। वो सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टर विजय को देखकर रूम के सारे डॉक्टर्स डर गए, लेकिन फाइनली किसी ने हिम्मत करके कहा, इनकी फैमिली रास्ते में है, वो लोग 20 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच जाएंगे। 20 मिनट बहुत ज्यादा है। डॉक्टर विजय अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर चुके थे और वो ये जानते थे कि देवेंद्र जी 20 मिनट तक और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर विजय देवेंद्र जी की हिस्ट्री जानते थे। देवेंद्र जी ने अमेरिका और अलग अलग कई देशों में कई सारी रिप्लेसमेंट सर्जरीज करवाई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें इन्फेक्शन या फिर वॉल्व लीक हो जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें एक और रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ी थी। इस बार भी उनके साथ यही हुआ था। सर्जरी के बाद जैसे ही वो इंडिया लौटे, उनके घाव में इन्फेक्शन हो गया और वॉल्व फिर से लीक करने लगा, जिसकी वजह से आगे के प्रोसीजर के लिए वो अब्रॉड नहीं जा सके। इसलिए उन्हें इसी शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया गया। सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कार्डियक सर्जरी में काफी नाम था पूरे देश में और डॉक्टर विजय की सर्जरी स्किल काफी अच्छी थी। उन्होंने इस बार भी देवेंद्र जी का ऑपरेशन किया था, लेकिन ऑपरेशन के ठीक बाद ही देवेंद्र जी को फिर से इन्फेक्शन हो गया और फिर उन्हें एक और सर्जरी की जरूरत थी। अब उनकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। भले ही ट्रीटमेंट के बाद उनके सिम्टम्स कंट्रोल में थे, लेकिन इस वक्त उनके जो सिम्टम्स थे वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स लग रहे थे। और कुछ रीसेंट एग्जामिनेशन से डॉक्टर विजय को यह भी पता चला था कि देवेंद्र जी की हालत बहुत क्रिटिकल थी। अगली सर्जरी के सक्सेस होने के चांसेस 10% से भी कम थे। इसलिए वो लोग इस वक्त उनकी फैमिली के आने का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। कैसे बचेगी देवेंद्र जी की जान? और कौन है देवेंद्र जी जिनके लिए पूरा हॉस्पिटल परेशान है? 18 साल की अनामिका कैसे जानती है बड़े बड़े मेडिकल केसेस सॉल्व करना? लाखों रुपए की आने वाली वो हार्ड ड्रग अनामिका के पास कैसे आई? क्या है अनामिका का राज? जानने के लिए सुनते रहिए। वहां खड़े एक डॉक्टर बोले, जब तक इनकी फैमिली का कोई मेंबर कंसेंट फॉर्म पे साइन नहीं करता, हम ये सर्जरी नहीं कर सकते। अगर बाय चांस वो पेशेंट को बचा नहीं पाए तो सारा ब्लेम हॉस्पिटल और यहाँ के मेडिकल स्टाफ पे आ जाएगा, और जो देवांश सिंघानिया का गुस्सा होगा वो अलग। ये बात एक यंग फीमेल डॉक्टर ने कही थी। ये थी तान्या, जो कि हॉस्पिटल में बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट मानी जाती थी। अनामिका इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना एकदम से बोली, लेकिन आप लोग डॉक्टर्स हैं, आपका काम है जिम्मेदारी लेना। देवेंद्र जी की करंट कंडीशन को देखकर आप जानते हैं कि हम उनकी फैमिली के आने का इंतजार नहीं कर सकते। अगर इसी वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ठीक 10 मिनट में वो सांस लेना बंद कर देंगे। तानिया, जो एक यंग फिजिशियन थी, वो बोली, मैं फिर से आपको समझाना चाह रही हूँ, अगर हमने बिना अथॉरिटी के सर्जरी शुरू की और कुछ गलत हो गया तो मिस्टर सिंघानिया हमें जान से मार देंगे। पता है ना आपको कि कौन है वो आदमी, कैसे पूरा शहर उसके नाम से कांपता है? तो प्लीज थोड़ा रुक जाइए। मेरे हिसाब से हमें इन्हें एक इंजेक्शन देके स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए। सीनियर डॉक्टर ने तानिया की बात के बारे में कुछ पल सोचा और कहा, ठीक है, इंजेक्शन ले आओ। नर्स, प्लीज गेट द इंजेक्शन। वो नर्स दवाई लेने जाने वाली थी कि ठीक उसी वक्त दरवाजे पर खड़ी अनामिका एकदम से चिल्ला पड़ी और बोली, अगर आप लोगों ने उन्हें ये इंजेक्शन इस वक्त दिया तो ये पक्का मर जाएंगे। तानिया अनामिका की बातें सुन के पहले ही चिड़ी हुई थी। वो बोली, आपको कुछ ज्यादा ही पता है, आप जाइए यहाँ से। तानिया की बात अनामिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने धीरे से बोला, बेकार डॉक्टर, और ये कहकर वो वहां से जाने लगी। तानिया ने वो बेकार डॉक्टर वाला कमेंट सुन लिया था और ये बात सुन के उसे बहुत गुस्सा आ गया था। तानिया देखो,
एक छोटी लड़की के साथ लड़ाई शुरू मत करो। देवेंद्र जी की कंडीशन इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे डॉक्टर ने तानिया को शांत करते हुए कहा। उसने मुझे बेकार कहा। तानिया बहुत गुस्से से अनामिका की तरफ देख रही थी। तानिया सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर्स के ग्रुप में सबसे ज्यादा यंग और टैलेंटेड फिजिशियन थी और उसने अपने छोटे से करियर में बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे और उसकी हमेशा तारीफ होती रहती थी। लेकिन आज अस्पताल में ये छोटी सी लड़की उसकी मेडिकल स्किल पर सवाल उठा रही थी। तानिया का गुस्से से खून जल रहा था। वहां खड़ी अनामिका बोली, इस टाइम सर्जरी ही एक ऑप्शन है। तानिया ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, क्या तुम्हें एहसास भी है कि उनकी सर्जरी करना कितना डिफिकल्ट होने वाला है? ये देवेंद्र जी की चौथी हार्ट सर्जरी है। इनकी कोई भी हार्ट मसल्स ऐसी नहीं बची हैं जिसे ऑपरेट ना किया गया हो। कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है या फिर कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इनकी 5वीं बार सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाए। वहां खड़े एक मेल डॉक्टर ने सबको शांत करते हुए अनामिका से कहा, इस पेशेंट की ये कंडीशन आज से पहले मेडिकल हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई है। तुम ये कह सकती हो कि ये एक रेयर कंडीशन है। तानिया ने इस बात पर और जोर देते हुए कहा, क्या तुम्हें एहसास भी है कि उनकी सर्जरी करना कितना डिफिकल्ट होने वाला है? हमने कई सारे जाने माने हार्ट सर्जन्स को कंसल्ट किया, कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर भी, लेकिन किसी के पास भी इसका इलाज नहीं है। अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, इसलिए क्योंकि तुम बेकार हो। तानिया चिढ़ के बोली, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें बचा सकती हो? अनामिका ने पीछे लेटे हुए इंसान को देखा और बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोली, तुम लोग मेरी सर्जरी की फीस अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तानिया को ये बात काफी फनी लग रही थी। वो बोली, "हाँ, ये जो लेटे हैं ना, कोई आम इंसान नहीं है। कितना भी पैसा हो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर तुम इनकी जान बचा लोगी तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगूंगी और तुम्हें भगवान कहूंगी। अनामिका ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। तानिया अनामिका का एटीट्यूड देख के बोली, क्या तुमने अपना हाई स्कूल भी खत्म किया है? क्या तुम्हें पता है कि हार्ट होता कहाँ है? सर्जरी एक चाकू लेकर इधर उधर कट लगाने को नहीं कहते। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से हो। अभी माफी मांगो और निकल जाओ यहाँ से, और मैं भी इस बात को भूल जाऊंगी और सोचूंगी कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। अनामिका ने तानिया के वर्क बैज को देखा और काफी सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम कार्डियोलॉजी में एसोसिएट फिजिशियन हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि आर्टिफिशियल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे परफॉर्म करते हैं, और तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? तुम्हें एक डॉक्टर कहना ही डॉक्टर शब्द की बेइज्जती है। क्या तुम लोगों ने सुना कि इस शैतान लड़की ने क्या कहा? तानिया गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। तभी एक दूसरी फीमेल डॉक्टर ने अपने आप से कहा, उसे एक्चुअली पता है कि आर्टिफिशियल वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है। इतनी प्रोफेशनल टर्म इतनी छोटी सी लड़की के मुंह से सुनकर वो हैरान थी। क्या उसे सचमुच मेडिसिन की जानकारी है? कुछ मेल डॉक्टर्स को भी ये रियलाइज हुआ और वो अनामिका को हैरानी से देखने लगे और धीरे से तानिया से बोले, क्यों ना हम इसे ही ट्राई करने दें, शायद इसके पास कोई रास्ता हो। तानिया ये बात सुन के गुस्से में लाल हो गई और बोली, आप सोच भी रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? आप एक छोटी सी लड़की से हार्ट ट्रांसप्लांट कराएंगे? कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? फैमिली इनकी आई नहीं है, टाइम इनके पास है नहीं। बिना कंसेंट फॉर्म के कोई और सर्जन हाथ नहीं लगाएगा मिस्टर सिंघानिया को। क्या पता ये लड़की ही कोई करिश्मा कर दे। तानिया गुस्से में बोली, लोग करिश्मे से नहीं, सही इलाज से ठीक होते हैं। वही खड़ी एक फीमेल डॉक्टर ने सजेशन दिया, हमें डॉक्टर राघव से उनका ओपिनियन पूछना चाहिए। डॉक्टर राघव कभी ऐसा नहीं करेंगे। जो पेशेंट उनका नहीं होता वो उसका केस नहीं हैंडल करते। तानिया भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो डॉक्टर राघव के पास कभी मदद के लिए नहीं जाती थी। डॉक्टर राघव बहुत गुस्से वाले थे और अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो किसी के सामने किसी की कोई परवाह किए बिना बेइज्जत कर सकते थे। वहां पर खड़ा हर एक डॉक्टर मिस्टर सिंघानिया के नाम और पावर से डरा हुआ था। वो लोग बिना उसकी मर्जी के देवेंद्र जी को छू तक नहीं सकते थे। सर्जरी तो बहुत दूर की बात है। अनामिका डॉक्टर से बोली, तो बताइए, आप लोग मुझे अफोर्ड कर सकते हैं? डॉक्टर विजय थोड़ा हैरान हुए अनामिका का सवाल सुन के, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ऑफ कोर्स अफोर्ड करते हैं। मिस्टर सिंघानिया को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि इनको बचाएं कैसे। अनामिका ने मेहता परिवार के लिए अपनी स्किल की मदद से बहुत सारा पैसा कमाया था, मगर वो सब कुछ मेहता परिवार के पॉकेट में चला गया और बाकी लक्ष्मी दादी के ट्रीटमेंट में चला गया था। तो इस छोटी सी सर्जरी से वो बहुत पैसे कमा सकती थी। डॉक्टर विजय ने अनामिका की उन चमकती हुई आंखों में कॉन्फिडेंस देखा और उसका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग था, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछा, तुम सचमुच मेडिसिन जानती हो? अनामिका ने मुस्कुराकर कहा,
इसको हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर विजय बोले, आप इन्हें कैसे बचाने के बारे में सोच रही हो? एक हार्ट बेसल रिप्लेसमेंट सर्जरी परफॉर्म करके, मगर मुझे अपने असिस्टेंट के तौर पर डॉक्टर राघव चाहिए होंगे। अनामिका की ये बात सुनकर तान्या बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हें पता भी है कि डॉक्टर राघव कौन है? हम उन्हें यहाँ एक बार को मदद के लिए बुला सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे असिस्टेंट बनेंगे? इम्पॉसिबल। इतना कहकर वो डॉक्टर विजय की तरफ मुड़ी और बोली, डॉक्टर विजय, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। हमें जल्द ही इनको इंजेक्शन देकर स्टेबल करना होगा। और फिर उसने एक नर्स को ऑर्डर दिया, जाओ और जाकर इंजेक्शन ले आओ और सिक्योरिटी को बुलाओ ताकि इस पागल लड़की को यहाँ से लेकर जाएं। वो नर्स बाहर जाने ही वाली थी कि तभी रास्ते में वो राघव से टकरा गए और उसने सारी सिचुएशन जल्दी से उसे एक्सप्लेन कर दी। राघव वहां आया और जल्द ही सबको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, कौन मुझे ढूंढ रहा था? सबने देखा कि राघव वहां खड़ा था, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। एक नर्स राघव को यहाँ लेकर कैसे आई? डॉक्टर राघव, जो बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर की एक बात नहीं सुनते थे, वो यहाँ एक नर्स के बुलाने पर कैसे आ गए? डॉक्टर राघव, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। तान्या ने इस मौके का फायदा अनामिका को एम्बैरेस करने के लिए उठाना चाहा। इस लड़की में बहुत हिम्मत है, ये चाहती है कि आप इसके असिस्टेंट बने। ये सुनकर राघव ने अनामिका की तरफ देखा, जो वहीं खड़ी थी, और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे किसी की भी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। राघव ने तान्या को इग्नोर करते हुए बाकी सबसे पूछा, यहाँ हो क्या रहा है? लेकिन बाकी लोग कुछ बोलते उससे पहले ही तान्या ने जल्दी जल्दी सिचुएशन एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, और जानबूझकर वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। और आखिर में उसने अपने बाल कान के पीछे किए और अपनी खूबसूरत अदा दिखाते हुए राघव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हुए वो बोली, मैंने आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा, ना इस देश में और ना ही अब्रॉड में। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? राघव ने बिना एक्सप्रेशन के बोला, ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। यह कहकर राघव ऑपरेशन की तैयारी करने लगा। डॉक्टर राघव, आप इस बेवकूफ लड़की की तरह जल्दबाजी में फैसला कैसे ले सकते हैं? तान्या बोली। डॉक्टर राघव के फैसले से हैरान हो चुकी तान्या बोली, इस वक्त ऑपरेशन करना मतलब सक्सेस रेट 10% से भी कम है, और अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर पाएंगे। राघव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वो बोला, अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर राघव, तान्या बोली, मैं जिम्मेदारी लूंगा। राघव का ये जवाब सुनकर सारे डॉक्टर्स हैरान हो गए। वो सोचने लगे, क्या डॉक्टर राघव अनामिका जैसी छोटी सी लड़की के साथ जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? उनसे बिना कुछ कहे राघव ने अनामिका की तरफ देखा और बोला, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो अनामिका को ऑपरेशन रूम में ले जाने लगा। अनामिका जब तान्या के पास से गुजरी तो उसे मुस्कुरा कर कहा, भूलना मत जो तुमने कहा था। मैंने क्या कहा था? अचानक तान्या को याद आया कि उसने कहा था कि अगर उसने देवेंद्र जी को बचा लिया तो वो उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसे भगवान कहेगी। अनामिका हंसी, उसकी खूबसूरत आंखें कॉन्फिडेंस से चमक रही थी। वो बोली, तुम मुझे भगवान कहोगी, मगर मुझे तुम जैसा भक्त नहीं चाहिए, लेकिन तुम घुटने पर बैठना मत भूलना। इतना कहकर अनामिका राघव के साथ चली गई। उसे जाते हुए देखकर तान्या की ईगो हर्ट हो गई और वो तेजी से चिल्लाई, अगर तुमने देवेंद्र जी को बचा लिया तो मैं डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दूंगी। और फिर उसने अपने बैच की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटी है जीतने की। जब आगे चल रहे राघव ने ये सारी बातें सुनी तो उसने आराम से अनामिका से पूछा, तुमने उसके साथ बहस क्यों शुरू की? क्योंकि वो काफी एरोगेंट है। अनामिका का जवाब सुनकर राघव कुछ नहीं बोला। देवेंद्र जी को 2 नर्स ऑपरेशन रूम में ले गई और वहां सारे डॉक्टर्स काफी डरे हुए थे। देवेंद्र जी की कंडीशन कितनी खराब है और उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है डॉक्टर राघव बहुत यंग हैं और उन्हें ये पता नहीं है कि ऑपरेशन फेल होने और देवेंद्र जी की मौत का क्या अंजाम होगा। एक नर्स बोली, अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम सबकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी नर्स बोली, डॉक्टर विजय, क्या हम सीरियसली इन सबको नहीं रोकने वाले हैं? हम किसी पेशेंट की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकते। हम कैसे देवेंद्र सिंघानिया जैसे हाई स्टेटस वाले इंसान की जिंदगी के साथ रिस्क ले सकते हैं? डॉक्टर विजय, आपको कुछ कहना होगा। हाँ, हमें अभी के अभी उन्हें रोकना होगा। हमारे पास अभी भी वक्त है। जहां डॉक्टर्स और बाकी मेडिकल स्टाफ ये बातें कर रहा था, वहीं अस्पताल की फीमेल डायरेक्टर बोली, डॉक्टर राघव एक मेडिकल जीनियस परिवार से आते हैं, हमें उन्हें एक चांस तो देना होगा। हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर के दौरान ही कितने सारे ऐसे केसेस हैंडल किए हैं। डॉक्टर भास्कर, आपको किस चीज की चिंता है? डॉक्टर राघव ने कहा तो है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो सारी जिम्मेदारी ले लेंगे, मगर जो पेशेंट है वो देवांश सिंघानिया के दादाजी हैं।
अगर सर्जरी फेल हुई तो देवांश सिंघानिया हमें भी सजा देंगे। तो फिर हम ये कह देंगे कि डॉक्टर राघव ही जबरदस्ती ऑपरेशन करना चाहते थे और हम उन्हें रोक नहीं पाए। तानिया ने डिसाइड किया। आफ्टर ऑल डॉक्टर राघव ही थे जो उस यंग लड़की के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हुए थे। उस लड़की को देवेंद्र जी की असली आइडेंटिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर उसे पता होता तो वो इतनी हिम्मत नहीं करती। वो कैसे हिम्मत कर सकती थी अपनी जान से खेलने की? कौन है देवांश सिंघानिया जिससे सब इतना डरते हैं? क्या अनामिका की सर्जरी कामयाब होगी? कैसे आई अनामिका के पास मेडिकल जीनियस की शक्ति? जानने के लिए सुनते रहिए। डॉक्टर विजय ने फाइनली शांति तोड़ते हुए कहा, जाकर देखते हैं कि वो पेशेंट को कैसे हैंडल करती है। इतना कहकर डॉक्टर विजय वहां से जाने लगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स उनके पीछे पीछे जाते हुए बोले, डॉक्टर विजय, आप ऐसे सिर्फ खड़े होकर देख नहीं सकते, हमें मिस्टर सिंघानिया के आने से पहले कुछ करना होगा। तानिया ने एक नर्स की तरफ देखा और कहा, ऑपरेशन रूम के अंदर जितने भी कैमरास हैं उन्हें ऑन कर दो। मैं हर चीज रिकॉर्ड करना चाहती हूँ और उसके अलावा उस लड़की को सबके सामने बेइज्जत होते हुए देखना काफी मजेदार होगा। जल्दी ही पूरे अस्पताल में ये बात फैल गई कि एक बहुत ही भारी और मुश्किल सर्जरी एक सीनियर सेकेंडरी की स्टूडेंट करने वाली है। लेकिन एक यंग लड़की जिसने अभी तक कॉलेज में कदम भी नहीं रखा है, वो ये केस कैसे हैंडल कर सकती है? वो केस जिसे डॉक्टर विजय इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी नहीं कर पाए। ये एक मजाक ही था। अनामिका ने अपना सर्जिकल गाउन पहना और ऑपरेशन रूम में जाने के लिए तैयार हो गई। तभी तानिया ने उसके पास आते हुए कहा, बस तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि उस पेशेंट की पिछली सर्जरी में पहले के टीएम डैमेज हो गए हैं और उनका हार्ट पार्टिकुलर उनके सीरम पर टिका हुआ है। अगर तुम ऑपरेशन के दौरान केयरफुल नहीं रही तो तुम उनके हार्ट को कट कर दोगी और उन्हें मार दोगी। उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अनामिका ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। मैं इतनी छोटी छोटी बेवकूफियां नहीं करती। गुस्से में तानिया पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी और अपने आप से बोली, मैं देखना चाहूंगी कि तुम क्या करती हो। वहीं दूसरी तरफ ऑब्जर्वेशन रूम डॉक्टर से भरा हुआ था और सब लोग एक यंग लड़की को सर्जरी करते हुए देखकर हैरान थे। डॉक्टर विजय, ये लड़की आई कहां से है? क्या आप सचमुच उसे यह हरकत करने देंगे? उसे स्पॉटलाइट में आना बहुत पसंद है और डॉक्टर राघव भी उसकी खूबसूरती के जाल में फंसकर उसकी मदद कर रहे हैं, तो हमें क्यों परेशान होना है? तानिया वहां खड़ी होकर अपने हाथ बांधे हुए बड़े से ग्लास के जरिए अनामिका को सार्कास्टिक स्माइल के साथ देख रही थी। अनामिका ने अपना सर्जिकल मास्क पहना और उसकी खूबसूरत और ब्राइट आंखें कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। वो राघव से बोली, एडजस्ट बॉडी पोजीशन, डिसइंफेक्ट द स्किन, पास मी द स्कैल्पेल। तानिया ने अनामिका को देखते हुए कहा, शायद इसने ये सब टीवी सीरियल्स और फिल्मों में देखा होगा। अपनी उम्मीदों को ज्यादा मत बढ़ाइए। अगर हमारे सामने खड़ी ये लड़की सच में जिंदगी को बचा सकती तो इतनी सारी पढ़ाई की जरूरत ही क्या है? वहीं जब बाहर खड़े सारे डॉक्टर्स ने अनामिका को लेफ्ट हाथ से स्कैल्पेल पकड़ते हुए देखा तो वो लोग और हैरान हो गए। क्या हो रहा है? क्या वो लेफ्ट हैंडेड है? वहां खड़े डॉक्टर्स में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतनी बड़ी सर्जरी के लिए अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें। वहीं राघव भी अनामिका को उसका लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करता हुआ देखकर हैरान हो गया। उसे याद था कि अनामिका राइट हैंडेड है, फिर वो क्यों अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर रही है? और उसके अलावा ये कोई नॉर्मल हार्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं थी। देवेंद्र जी के हार्ट का स्ट्रक्चर नॉर्मल से थोड़ा अलग था, लेकिन अनामिका ने पहला सेक्शन बिना किसी हिचकिचाहट के किया, जिससे सब लोग शॉक हो गए। कोई एक्सपीरियंस सर्जन भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। उसका पहला कट बिल्कुल जगह पर था, एक डॉक्टर बोला। यहाँ तक कि तानिया भी हैरान थी और वो बोली, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अनामिका ऐसा कैसे कर सकती है? अनामिका ने देवेंद्र जी के हार्ट को देखा जो काफी धीमी गति से धड़क रहा था और वो सिर्फ स्टेडियम से जुड़ा हुआ था। राघव ने सिचुएशन की गंभीरता को देखा तो उसे भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि अनामिका को नहीं पता होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन अनामिका पूरे वक्त बिल्कुल शांत थी और हर एक डिटेल का परफेक्टली इस्तेमाल कर रही थी। वीडियो को जूम करो। डॉक्टर शॉक में थे, लेकिन वो क्यूरियस भी थे कि अनामिका अगला स्टेप कैसे लेती है। इस वक्त अनामिका इस सर्जरी के सबसे चैलेंजिंग पार्ट पर थी और देवेंद्र जी की कंडीशन के हिसाब से एक एक्सपीरियंस सर्जन को भी ये करने में काफी घंटे लग जाते, मगर अनामिका ने ये आधे घंटे में ही कर लिया था। वो इतनी फोकस थी कि कोई भी चीज उसका ध्यान नहीं भटका सकती थी। सब लोगों की सांसें रुकी हुई थी। ये सबसे क्रिटिकल वक्त था। एक गलती और पेशेंट की जान जा सकती थी। अचानक से कुछ लोगों का ग्रुप वहां आया और जो आदमी उस ग्रुप के आगे चल रहा था वो तकरीबन 20-22 साल का आदमी था।
लेकिन उसका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग था। उसकी शार्प आईब्रोज, पॉइंटेड नोज, शार्प फीचर्स और उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे से वो हैंडसम के साथ साथ खतरनाक भी दिख रहा था। जैसे ही वो लोग अंदर आए, सब लोग साइड हटने लगे। मिस्टर सिंघानिया, आप आ गए। उस लड़के के पीछे बहुत सारे टॉप कार्डियक स्पेशलिस्ट थे। सब समझ गए कि सिर्फ देवांश सिंघानिया इतने कम टाइम में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम को एक साथ ला सकते थे। देवेंद्र जी की कंडीशन बहुत सीरियस है। हम उनके हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उनका हार्ट फेलियर होने वाला था। डॉक्टर विजय आगे आए और उन्होंने काफी रिस्पेक्टफुली कहा, आज के एग्जामिनेशन से पता चला कि देवेंद्र जी का पल्मोनरी वाल्व में इंफेक्शन काफी बढ़ गया है और पैरेलल लाइन ऑफ हार्ट में लीकेज हो रहा है। वो लड़की कौन है? देवांश की ठंडी और शार्प नजर अनामिका के ऊपर गई। अनामिका ने मास्क पहना हुआ था, जिसमें से उसकी सिर्फ ब्राइट आंखें दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वो मुश्किल से 18-19 साल की होगी। वो डॉक्टर विजय का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अगर उन्होंने इस वक्त कुछ गलत बोला होता तो वो कल का सूरज नहीं देख पाते। लेकिन वही देवांश का असिस्टेंट ऋषि खुद को रोक नहीं पाया और उसने गुस्से में कहा, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हॉस्पिटल में इतने यंग डॉक्टर को हायर करने की? क्या उसने अभी अभी अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है? मैंने रास्ते में सुना कि कोई सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट बिग बॉस की सर्जरी करना चाहती थी। क्या ये वही लड़की है? क्या सिटी हॉस्पिटल पूरी तरह से बर्बाद होना चाहता है? मुझे लगता है यहाँ खड़े हर एक डॉक्टर और हर एक इंसान का दिमाग खराब हो गया है। ऋषि, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर विजय इतना डरे हुए थे कि उनके पैर कांप रहे थे और एक्सप्लेनेशन देने के लिए उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। ऑब्जर्वेशन रूम में खड़ा हर एक डॉक्टर पैनिक कर रहा था और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या करना है। भले ही तानिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और बोली, ये डॉक्टर राघव का डिसीजन था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उन्होंने कहा है कि सब उनकी जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी कैसे लेने वाले हैं, तुम सबकी जान देकर? ऋषि की बातें सुनते ही तानिया का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। सर, हम हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट को अभी बिग बॉस के पास भेजते हैं और मैं अभी अंदर जाकर वो जो नकली सर्जन है, उसका असिस्टेंट है, उसको हैंडल कर लेता हूँ और यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। ऋषि ने सबको गुस्से से देखते हुए कहा, इन सबको समझना होगा कि सिंघानिया परिवार से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उनकी हिम्मत कैसे हुई एक 19 साल की लड़की को उनके बिग बॉस का ऑपरेशन करने देने की? क्या इनका दिमाग खराब हो गया था? ऋषि गुस्से में बोले जा रहा था जब ठीक उसी वक्त देवांश के पीछे खड़े स्पेशलिस्ट ने हैरानी से कहा, उसने एक्चुअली में सारे ऑडियोसिस को सेपरेट कर दिया है। उसने एक भी ब्लड वेसल को नहीं छुए किया है और हार्ट टिश्यू अभी भी इंटैक्ट है और वो अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके ऑपरेशन कर रही है। ये लड़की तो जीनियस है। मैंने ऐसा सर्जरी का स्टाइल पहले कभी नहीं देखा है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो सर्जरी काफी डिफिकल्ट थी, लेकिन अनामिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पार्क में वॉक करने आई हो। डॉक्टर विजय, ये है कौन? अनामिका को हैरानी से देख रहा वो हार्ट स्पेशलिस्ट जिसे देवांश लेकर आया था, डॉक्टर विजय से बोला। इससे पहले डॉक्टर विजय जवाब देते, डॉक्टर क्रिस ने टूटी फूटी हिंदी भाषा में डॉक्टर विजय से फिर पूछा, क्या ये इस अस्पताल की नई डॉक्टर है? क्या मुझे उससे बात करने का मौका मिल सकता है? न सिर्फ ऋषि बल्कि रूम में खड़ा हर एक इंसान हैरान था। उस 19-20 साल की लड़की की ऑपरेशन तकनीक की तारीफ इतने बड़े बड़े हार्ट सर्जन कर रहे थे। इसका मतलब वो बिल्कुल सही थी। जो अनामिका कर रही थी उन चीजों को अचीव करना एक्सपेक्टेशन के बाहर था। एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन देवांश का चेहरा अभी भी इमोशनलेस था। यहाँ तानिया बहुत गुस्से में थी, तो जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो फिर से बोली, भले ही उसने हार्ट वेसल के और हार्ट टिश्यू को डैमेज नहीं किया है, लेकिन देवेंद्र जी पहले भी कई सर्जरी से गुजर चुके हैं, इसलिए एक आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व को होल्ड करना काफी मुश्किल होगा। यही सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने से हिचकिचा रहे थे। तानिया, डॉक्टर विजय ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, लेकिन उनकी बात को इग्नोर करते हुए तानिया आगे बोली, मैं बस सबको ये बता देना चाहती हूँ कि मिस्टर सिंघानिया को कई इन्फेक्शंस हैं और एडेमा की टिश्यू भी क्रिटिकल है, इसीलिए सर्जरी काफी डिफिकल्ट है। लेकिन मिस्टर सिंघानिया के हार्ट को फिर से फंक्शन करना और रिकवर कराना काफी मुश्किल होने वाला है और उन्हें काफी कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे। तानिया की आर्ग्यूमेंट करने वाली नेचर के बारे में डॉक्टर विजय जानते थे, इसीलिए वो जल्दी से देवांश से बोले, अब सर वो यंग फीमेल डॉक्टर काफी स्किल्ड है, मुझे भरोसा है कि वो सिचुएशन हैंडल कर लेगी और उसके अलावा डॉक्टर राघव उसे असिस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर राघव को भी काफी एक्सपीरियंस है, उनके ग्रैंडफादर विश्वनाथ मलिक हैं।
वो डॉक्टर जिनका देश और विदेश में बहुत नाम है। विश्वनाथ मलिक। देवांश फाइनली समझ गया, जो मेल असिस्टेंट अंदर उसे दिखाई दे रहा है वो विश्वनाथ मलिक का इकलौता पोता राघव है। विश्वनाथ जी को भी देवांश ने बाकी सारे डॉक्टर्स के साथ इनवाइट किया था, मगर ट्रैफिक जैम की वजह से वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए। देवांश के इमोशनलेस चेहरे को देखते हुए डॉक्टर विजय बेचैन होने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है। जल्दी अनामिका ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिकल स्किल्स की मदद से सारे डॉक्टर्स को हैरान कर दिया और सर्जरी खत्म हो गई। देवेंद्र जी सच में जिंदा थे और बिल्कुल सेफ थे। राघव को ये तो आइडिया था कि अनामिका एक मेडिकल जीनियस है, लेकिन इस तरह की सर्जरी करना ये तो एक अलग ही लेवल की ब्रिलियंस थी। उसने जितना इमेजिन किया था उससे कहीं ज्यादा इनक्रेडिबल थी अनामिका। अनु, क्या तुम सच में इंसान भी हो या नहीं? अंदर खड़ा राघव शौक में था। उसने जितना इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा इनक्रेडिबल थी अनामिका। राघव किसी भी वक्त सर्जरी को अपने हाथों में लेने के लिए या फिर सारा दोष अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। सर्जरी कंप्लीट करके अनामिका ने बाकी नर्सेस से कहा, पेशेंट को बाहर निकालो और आईसीयू में शिफ्ट करने की तैयारी करो। जैसे ही अनामिका ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, उसका तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ स्वागत हुआ। सारे डॉक्टर्स एक साथ इकट्ठा होकर उसे कंग्रेचुलेट करते हुए तालियां बजा रहे थे। अनामिका ने मुस्कुराकर सबके अप्रिसिएशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन वहीं खड़ी तानिया की ये सब देख के जलन के मारे जान सूखने लगी थी। सब लोग यहाँ से हट जाइए, पेशेंट को आराम की जरूरत है। ऑपरेशन सक्सेसफुल था मिस्टर सिंघानिया, ही इज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर राघव की ये बात सुन के हॉस्पिटल के पूरे फ्लोर पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो सारे डॉक्टर्स राघव का ऑर्डर सुनते ही वहां से चले गए। अब वहां पर देवांश और उसका पीए ऋषि और देवांश का वो हार्ट स्पेशलिस्ट था, और साथ ही डॉक्टर विजय और बाकी कुछ डॉक्टर्स जो पहले देवेंद्र जी का ऑपरेशन करने वाले थे, वो सब भी वहां खड़े हुए आगे का डिस्कस कर रहे थे। मैं देवेंद्र जी को आईसीयू में लेकर जाता हूँ, और तुम भी थक गई होगी तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। राघव ने अनामिका की तरफ देखते हुए कहा तो अनामिका ने हाँ में सिर हिला दिया। अनामिका ने अपने मुंह से मास्क निकाल लिया तो उसका मेस्मराइजिंग खूबसूरत चेहरा सबके सामने आ गया। काफी देर से शांत खड़े देवांश की नजरों ने भी जब अनामिका के चेहरे को पहली बार देखा तो मानो जैसे उसका दिल ही पहली बार धड़का हो। वो बगैर पल के झपकाए अनामिका के चेहरे में ही कहीं खो गया। अनामिका ने पूछा, यहाँ फैमिली मेंबर कौन है मिस्टर सिंघानिया के? मुझे कुछ चीजें डिस्कस करनी है। अनामिका की खनकती आवाज जैसे ही देवांश के कानों में पड़ी, उसे पहली बार खुद के जिंदा होने का एहसास हुआ। ये है मिस्टर देवांश। डॉक्टर विजय ने अनामिका को देवांश से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा। कुछ 4-5 साल उससे बड़ा एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो लड़का कम से कम 6 फीट का होगा और अनामिका से वो थोड़ा ज्यादा लंबा था, क्योंकि अनामिका सिर्फ 5 फुट 6 इंच की थी। अनामिका ने सामने खड़े लड़के को देखा जो बहुत हैंडसम था और उसकी आंखें गहरी समुद्र की तरह थी। इससे पहले कि देवांश या अनामिका एक दूसरे से कुछ कहते, डॉक्टर विजय आगे आए और बोले, मिस्टर देवांश, बात यह है कि आपके दादाजी बहुत बीमार थे और मैंने इस यंग लेडी के कॉन्फिडेंस पे भरोसा करके इसे सर्जरी करने दी। देवांश की आंखें बराबर सामने खड़ी अनामिका की आंखों में झांक रही थी। फिर उसने ऋषि की तरफ देखा, जो तुरंत अपने बॉस का इशारा समझ गया और चेकबुक से एक ब्लैंक चेक निकालकर अनामिका को देते हुए बोला, हमारे बिग बॉस को बचाने के लिए थैंक यू। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन, आप अपनी मर्जी से अमाउंट इसमें भर सकती हैं। अनामिका हैरानी से कभी उस ब्लैंक चेक को तो कभी देवांश और ऋषि को देखने लगी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि कौन है ये मिस्टर सिंघानिया जो इतने दयालु हैं। वहीं आसपास खड़े लोग अनामिका की तरफ हैरानी और जलन से देखे जा रहे थे। ब्लैंक चेक देने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बल्कि ये भी था कि अनामिका ने देवांश का भरोसा जीत लिया था, यानी कि फ्यूचर में उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली थी। बेचारे देवांश को यह पता नहीं था कि जिस लड़की को वो एक ब्लैंक चेक दे रहा था वो खुद एक मिलियनेयर थी, लेकिन अनामिका किसी तरह का शक पैदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए वो चेक ले लिया। देवांश उससे बोला, ये बस मेरी तरफ से छोटा सा थैंक यू गिफ्ट। पहली बार अनामिका ने देवांश की रौबदार आवाज, स्ट्रॉन्ग वॉइस सुनी। पल भर के लिए वो देवांश की आवाज और आंखों में खो गई, पर फिर वो खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है, अगर ये छोटा सा थैंक यू है तो मैं इसे रख लेती हूँ। अनामिका ने मुस्कुराकर देवांश से कहा और ऋषि के हाथ से वो चेक ले लिया। एंड मिस्टर, कल तक वेंटिलेटर भी हट जाएगा, अनामिका ने देवांश की तरफ देखते हुए कहा। देवांश और अनामिका की ये मुलाकात आगे किस रिश्ते को जन्म देगी,
क्या होगा जब मेहता परिवार को अपनी जीनियस अनामिका की हकीकत का पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। तभी अनामिका की नजर देवांश के पीछे खड़ी तान्या पर गई और वो झट से बोली, मिस तान्या, क्या ये सही टाइम नहीं है आपका प्रॉमिस पूरा करने का? कौन सा प्रॉमिस? क्या बात कर रही हो तुम? क्या मैंने कुछ कहा था? तान्या एक्टिंग करते हुए बोली। तान्या अनामिका से जलने में और उसका मजाक उड़ाने में इतना बिजी हो गई थी कि वो भूल ही गई कि उसने अनामिका से क्या शर्त लगाई थी। इस वक्त देवांश ठीक उसके सामने खड़ा था, इसलिए फिलहाल वो किसी भी कीमत पर उसके सामने तो अपने आप को बेइज्जत होने नहीं दे सकती थी। ये सुनकर एक नर्स खुद को रोक नहीं पाई और बोली, डॉक्टर तान्या, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने खुद कहा था कि अगर इस छोटी लड़की ने देवेंद्र जी को बचा लिया तो आप इनके सामने घुटनों पर बैठेंगी और अपनी डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट भी छोड़ देंगी। तान्या ने बहुत सफाई से मना करते हुए कहा, रियली, मैंने ऐसा कहा था? क्या कोई प्रूफ है? एक और डॉक्टर खुद को रोक नहीं पाया और बोला, आपने कहा था, यहाँ खड़े सब लोगों ने सुना है। अगर आप घुटनों पर नहीं बैठना चाहती तो कम से कम माफी तो मांग लीजिए आपके बुरे बिहेवियर के लिए। आफ्टर ऑल तान्या ने अनामिका के साथ बहुत बदतमीजी की थी। मैं क्यों माफी मांगू? तान्या ने मासूम शक्ल बनाई जैसे उसे कुछ मालूम ही न था। सब लोग गुस्से में तान्या को देख रहे थे। तभी अचानक अनामिका ने अपना राइट लेग उठाया और ठीक तान्या के घुटनों पर जोर से मारा, जिससे वो धड़ाम की आवाज के साथ घुटनों के बल बैठ गई। किसी को नहीं पता चला कि अनामिका ने कब ये किया। सब तान्या को नीचे जमीन पर बैठे हुए देख रहे थे। तुम! तान्या अचानक गिरने की वजह से इतने दर्द में थी कि उसके होंठ कांप रहे थे और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की जान बचाना तुम्हारी ड्यूटी है। तुम्हारी स्किल से तुम्हें लोगों की जान बचानी चाहिए, ना कि दूसरों की जान रिस्क में डालनी चाहिए। अनामिका गुस्से में तान्या से बोली। तुम! तान्या गुस्से में कांप रही थी और बोली, बकवास मत करो मिस्टर सिंघानिया के सामने, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक उसी वक्त अस्पताल के डीन, जिन्हें अभी अभी इन सब के बारे में खबर मिली थी, वो वहां पहुंचे। मिस्टर सिंघानिया, क्या आपके दादाजी ठीक है? मैं अभी अभी एक कॉन्फ्रेंस से आया हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। वेट, यहाँ पर हो क्या रहा है? डॉक्टर तान्या, आप घुटनों के बल क्यों बैठी हुई हैं? डीन को देखते ही तान्या ने अपनी आंखों से झूठे आंसू बहाने शुरू कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंसू उस दर्द की वजह से भी निकल रहे थे जो उसके घुटने में हो रहा था और वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। अस्पताल के डीन तान्या को बहुत मानते थे और कई डॉक्टर्स के सामने उसकी तारीफ भी करते थे और एक एग्जाम्पल के तौर पर उसे प्रोजेक्ट करते थे। जैसे ही तान्या अपने मगरमच्छ के आंसू लेकर डीन से कुछ बोलने वाली थी, तभी उसने डीन की सरप्राइज आवाज सुनी। अनामिका, तुम यहाँ हो? और तुम सर्जिकल गाउन में क्यों हो? तुम वो लड़की तो नहीं जिसने अभी अभी मिस्टर सिंघानिया की सर्जरी की है? क्या सर्जरी तुमने की? क्या मिस्टर सिंघानिया ठीक है? उनकी बातें सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए। न सिर्फ हॉस्पिटल के डीन अनामिका को जानते थे, बल्कि उनकी बातों से लग रहा था कि वो अनामिका की मेडिकल स्किल को भी काफी अच्छे से पहचानते थे। जब डीन के सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया तो वो कंफ्यूज्ड हो गए और उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है अनामिका? क्या तुम मुझे बताओगी? डॉक्टर शर्मा, अनामिका ने उन्हें ग्रीट किया। मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर तान्या इस फील्ड में और रहें। डॉक्टर शर्मा ये बात सुन के चौंक गए। उन्होंने पहले तान्या और फिर अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, अनामिका, क्या इसने तुम्हें अपसेट करने के लिए कुछ किया? मैं अपसेट नहीं हूँ। अनामिका का प्रेजेंस काफी स्ट्रांग था और वो बोली, ये पहली बार है जब मैंने सुना कि हार्ट फेलियर पेशेंट का, जिसका पेनिकुलर लीक हो रहा है, उसे ठीक करने के लिए बेहोशी की इंजेक्शन और हार्ट शूटिंग इंजेक्शन दिए जाते हों। इसका मतलब उस पेशेंट की जान लेना है। अगर ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए तो वो पेशेंट आधे घंटे के अंदर मर जाएगा। अनामिका की बात सुनकर डॉक्टर शर्मा ने तुरंत मुड़कर तान्या की तरफ देखा। तान्या, तुमने पेशेंट की सर्जरी क्यों नहीं की? इस तरह का उल्टा रास्ता क्यों अपनाने की सोची? डॉक्टर शर्मा ने तुरंत पूछा। डॉक्टर शर्मा, उस टाइम पर मिस्टर सिंघानिया की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तान्या बोली, कुछ नहीं कर सकती थी? इसीलिए तुम बेहोशी के इंजेक्शन और हार्ट शूटिंग मेडिसिन इस्तेमाल कर रही थी? क्या तुम जानती हो कि ऐसा करने के बाद दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स भी उन्हें बचा नहीं पाते? तुम एक डॉक्टर हो, लेकिन तुम एक पेशेंट की जान लेने वाली थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? डॉक्टर शर्मा बोले, लेकिन तान्या उनकी बातों का कोई जवाब देती उससे पहले ही वो फिर बोले, तुम जा सकती हो। अब सिटी हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही इस इंडस्ट्री में फ्यूचर में तुम्हारे लिए कोई जगह होगी। एक इंसान जिसे पेशेंट की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है, बस अपने करियर को बचाना है, वो एक डॉक्टर होने के लायक नहीं है। डॉक्टर शर्मा नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, यानी कि उनके एक बार कह देने के बाद अब तान्या कभी भी इस फील्ड में काम नहीं कर पाती, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता।
तानिया अब घबरा गई थी और उसका रोना छूट गया था। वो डॉक्टर शर्मा से बोली, डॉक्टर प्लीज मुझे दूसरा मौका दे दीजिए। तानिया जानती थी कि डॉक्टर शर्मा उसे देवांश के गुस्से से और आगे खड़ी होने वाली मुसीबत से बचाने के लिए हॉस्पिटल से भगा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उसकी सैलरी काफी ज्यादा थी और वहाँ हॉस्पिटल के कलीग्स भी उससे काफी अच्छे से बिहेव करते थे। एक बहुत ब्राइट फ्यूचर की बेहतरीन गुंजाइश थी वहाँ उस हॉस्पिटल में, और ये सब कुछ अब अनामिका की वजह से खत्म होने वाला था। डॉक्टर शर्मा ने सिक्योरिटी से कहा, अभी के अभी इसे यहाँ से लेकर जाओ। जहाँ सब लोगों का ध्यान अब तानिया के पनिशमेंट पे था, वहीं देवांश का ध्यान सिर्फ अनामिका पर था। वो अनामिका की इस मिस्टीरियस पर्सनालिटी और इतनी कम उम्र में इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडिकल स्किल से काफी इंप्रेस हो चुका था और उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था। उसने अनामिका की आंखों में देखते हुए रिलैक्स्ड आवाज में पूछा, तुम्हारा सरनेम क्या है? अनामिका कपूर। अनामिका ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। अपने नाम से मेहता अलग कर दिया था अनामिका ने। कपूर ये वो सरनेम था जो उसकी लक्ष्मी दादी अपनी शादी से पहले इस्तेमाल करती थी, और उन्होंने बचपन में ही अनामिका को अपना सरनेम दे दिया था। इसलिए अनामिका कभी भी मेहता सरनेम इस्तेमाल नहीं करती थी। मुझे अपना नंबर दो, देवांश ने अपना फोन आगे करते हुए कहा, और अनामिका कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगी। अनामिका समझ गई थी कि उसने देवांश से एक ब्लैंक चेक लिया था, तो आगे देवेंद्र सिंघानिया के साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगी। देवांश का उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेना फ्यूचर कनेक्शन के लिए आसान होगा। अनामिका ने देवांश से उसका फोन लिया और अपनी पतली उंगलियों से जल्दी अपना नंबर टाइप कर दिया, और फिर अपनी चमकती हुई आंखों से देवांश की आंखों में झांकते हुए बोली, आपके दादाजी की कई सारी चेस्ट सर्जरी हुई है, इसीलिए शुरू शुरू में उन्हें शायद थोड़ा दर्द भी होगा और हीलिंग प्रोसेस थोड़ा टफ भी होगा, और ज्यादा दवाइयों की वजह से उनके पैर में भी थोड़ी सूजन आ सकती है, दर्द भी कर सकते हैं। ये सब हीलिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है। उसने पहले से ही ये सब क्लियर कर दिया ताकि कल को कोई उसे बेवजह इन बातों के लिए किसी तरह से ब्लेम ना करे। लेकिन देवांश तो बस मंत्रमुग्ध होकर अनामिका के चेहरे को देखे जा रहा था। उसे अपनी आंखों पर और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी ये छोटी सी लड़की मेडिकल में इतनी महारत रखती थी। मगर आखिर कैसे? देवांश ने अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में अनामिका की आंखों में देखकर पूछा, और हम उनका दर्द कैसे कम करेंगे? ये बहुत छोटे मोटे इश्यूज हैं, ये लोग हैंडल कर लेंगे। अनामिका ने उसके पीछे खड़े 7-8 कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ इशारा करते हुए देवांश को जवाब दिया। फिर उसने अपना रुख डॉक्टर शर्मा की तरफ किया और बोली, डॉक्टर शर्मा, अगर कुछ और काम नहीं हो तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। ओके एंड थैंक यू सो मच मिस अनामिका। डॉक्टर शर्मा बोले और अनामिका को रास्ता देते हुए उसके पास से हट गए। अनामिका, राघव ने उसको रोकते हुए कहा, क्या तुम्हारा राइट हैंड ठीक है? मैं कब से तुमसे ये पूछने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे राइट हैंड को हुआ क्या है जो तुमने आज अपने लेफ्ट हैंड से ऑपरेशन किया? वो कल दरअसल किसी को पंच कर दिया था, उसी वजह से राइट हैंड में हल्का दर्द है। अनामिका ने राघव से कहा, तो ये लड़की फाइट भी कर लेती है, इंटरेस्टिंग। वो लोग बातें कर रहे थे कि ठीक उसी वक्त एक 75 साल के इंसान वहां दौड़ते हुए आए। साइड हटो, साइड हट जाओ। उन्हें देखकर अनामिका की आंखें चमकने लगी। उसके मुंह से निकला, विश्वनाथ दादाजी आप? अनामिका, क्या मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें भी उनके दादाजी की सर्जरी करने के लिए यहाँ बुलाया है? क्या तुम मुझे अपना असिस्टेंट बनने का मौका दोगी? विश्वनाथ जी ने हड़बड़ाहट में पूछा। मैं ऑलरेडी काम खत्म कर चुकी हूँ, अनामिका ने मुस्कुराकर कहा। क्या ऑलरेडी खत्म हो गया? विश्वनाथ जी ने पूछा। उन्हें रास्ते में आते वक्त काफी ट्रैफिक मिल गई थी और वो भागते दौड़ते यहाँ पहुंचे तो सर्जरी ऑलरेडी खत्म हो गई थी। क्या ये तुमने अकेले किया? विश्वनाथ जी ने हाँफते हुए पूछा। इनके साथ। विश्वनाथ जी ने अनामिका के हाथों का इशारा देखा और तभी विश्वनाथ जी की नजर राघव पर पड़ी और वो एकदम से बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादू, मैं यहाँ काम करता हूँ, राघव चिढ़कर बोला। उसके दादू राघव कहाँ काम करता है ये भी भूल गए थे, लेकिन हमेशा एरोगेंट रहने वाले उसके दादाजी इस छोटी सी लड़की के सामने काफी पोलाइटली बिहेव कर रहे थे और उसकी चापलूसी भी कर रहे थे। राघव शॉक था। कौन है अनामिका? उसकी मेडिकल स्किल के अलावा कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो उसके दादाजी भी अनामिका से रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे? बच्चे, अनु का असिस्टेंट बनना तुम्हारी खुशकिस्मती थी, विश्वनाथ जी बोले। एक असिस्टेंट बनना उसकी खुशकिस्मती? क्या उसके दादाजी पागल हो गए हैं? माना कि अनामिका बहुत अच्छी डॉक्टर है, लेकिन वो भी तो कुछ कम नहीं है। तो क्या तुमने रूम नंबर 301 में अनामिका की दादी को देखा? मैंने रोज देखने जाता हूँ, राघव उसी चिड़चिड़े एक्सप्रेशन के साथ बोला। क्या तुम जानते भी हो कि अनु कौन है? नहीं, तुम कैसे जानते होंगे? अनु, 1 मिनट रुको, मैं बस इसे 2 मिनट में सबक सिखा कर आता हूँ।
कहते हुए वो राघव को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे और राघव खुद को बचाते हुए कहने लगा, अब दादू ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर करना मना है, और वहां से भागने लगा। भागना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता? मैं अभी भी 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, विश्वनाथ जी बोले और राघव के पीछे भागने लगे। अनामिका उन दोनों को देखकर हंसी और अस्पताल से बाहर चली गई। आधे घंटे बाद एक लग्जूरियस कार एक बड़े से विला के अंदर जाके रुकी। एक कपल गेट पर इंतजार कर रहा था और अपने सामने से खराब कार को देखकर उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा। हो क्या रहा है? श्रवण ओबरॉय ने सबसे पूछा। उनकी कार की ये हालत कैसे हुई और उनकी प्यारी बेटी कहाँ है? क्या वो ठीक है? यही सब सवाल उनके मन में चल रहे थे। जैसे ही ड्राइवर महेश बाहर आया, उसे देखकर सीता जी भी शॉक्ड हो गई और उन्होंने बैक सीट की तरफ देखते हुए उससे पूछा, महेश, तुम्हारा चश्मा, तुम्हारे कपड़े, क्या रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया था? अनामिका कहाँ है? क्या वो ठीक है? वो कपल जल्दी से जाकर बैक सीट पर देखने लगे। मिस बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ से जाते वक्त ही ट्रक से टकरा गया था, महेश ने जल्दी से एक्सप्लेन किया और रिस्पेक्टफुली दरवाजा खोलते हुए बोला, मिस, हम घर आ गए हैं। अनामिका ने अपनी आंखें उठाकर आसपास का नजारा देखा। उसकी नजर सीता जी पर पड़ी, जो अपने वक्त में किसी फिल्म स्टार से भी ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उन्होंने अनामिका को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम अनु हो, मेरी प्यारी गुड़िया। अनामिका कार से बाहर आई थी, तभी सीता जी ने उसे गले लगा लिया। मैं फाइनली तुम्हें मिल रही हूँ। अचानक किसी के ऐसे गले लगाने से अनामिका थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, क्योंकि उसे ऐसी आदत नहीं थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। मुझे देखने तो दो मेरी फूल सी बच्ची को। सीता ने अनामिका का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उसे निहारते हुए बोली, अरे बस तुम ही देखोगी, जरा मुझे भी तो मेरी बच्ची से मिलने दो। तभी उन्हें पीछे से श्रवण की आवाज सुनाई दी। अनामिका उनकी तरफ देखने लगी। वो भी काफी जज्बाती हो रहे थे। वो आगे बढ़े और उन्होंने अनामिका को गले लगा लिया। ये प्यार और अपनापन जिसके लिए अनामिका बचपन से तरसी थी, आज उसे एक ही बार में इस तरह मिल जाएगा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। भले ही सीता जी और श्रवण उसके लिए नए थे, लेकिन उनसे जो उसका बायोलॉजिकल कनेक्शन था, वो उन्हें उसे छूने पर अपनेपन का पूरा पूरा एहसास करवा रहा था। उसकी आंखें भी भीगने लगी थी और गला भर आया था। चलो तुम्हें अंदर लेकर चले, तुम थक गई होंगी, श्रवण ने अनामिका के चेहरे को देखते हुए कहा। और फिर वो दोनों अनामिका को विला के अंदर ले आए। श्रवण जी ने अनामिका से उसका बैग ले लिया, जिस पर किसी भी बड़े ब्रांड का लोगो नहीं था, और फिर अनामिका के कपड़े देखने लगे। अनामिका का ये सादा सा लुक देखकर उन्हें अपने दिल में काफी दर्द महसूस हुआ। आओ अनु, देखो ये तुम्हारा अपना घर है। सीता जी अनामिका का हाथ पकड़कर अपने साथ विला की तरफ जाने लगी। अनामिका की नजर गार्डन में रखी हर चीज को नोटिस कर रही थी। वहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल और प्लांट्स थे। वहाँ हर जगह स्लीपिंग लोटस और जूलियट रोज लगे हुए थे, जो काफी महंगे माने जाते थे। वो लोग इस वक्त गार्डन के बीच में खड़े थे, जहाँ हाउसकीपर्स, ड्राइवर, शेफ, गार्डनर और बॉडीगार्ड थे। अनामिका को देखते ही उन्होंने एक साथ झुककर उसे ग्रीट किया। वेलकम होम मिस। अनामिका सीता जी के साथ ब्यूटीफुल फेरी टेल जैसे गार्डन से होते हुए बड़े से विला के मेन हॉल में पहुंची, जहाँ हर तरफ महंगी पेंटिंग्स और एंटीक चीजें दिखाई दे रही थी। ये सब देख के उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया, क्या उसकी फैमिली गरीब नहीं है? तभी पीछे से अनामिका ने वहीं खड़े महेश से धीरे से पूछा, क्या तुम बता सकते हो मेरी ये फैमिली है कौन? मिस, आपके पेरेंट्स ओबरॉय हैं, देश के सबसे अमीर इंसान, और आप इनकी इकलौती बेटी हैं, उनकी प्रिंसेस अनामिका। महेश की बात सुनकर अनामिका हैरानी से उसकी शक्ल देखती रह गई। तभी उसे आगे से सीता जी की आवाज सुनाई दी, रुक क्यों गई बेटा, आओ ना, अंदर आओ। अनामिका ने अपनी हैरानी को काबू में किया और सामने खड़ी सीता जी के पास चली गई। विला के अंदर आते ही अनामिका की नजर एक पेंटिंग पर गई, जो कुछ समय पहले ही ऑक्शन में थी, द रिटर्न ऑफ किंग्स। इस पेंटिंग की कीमत 30 करोड़ रुपए थी और ये 500 साल पहले के एक पेंटर का मास्टरपीस था। अनामिका उसे देखकर बता सकती थी कि ये पेंटिंग असली और बिल्कुल ऑथेंटिक थी। जब सीता जी ने देखा कि अनामिका किस तरफ देख रही है, तो उन्हें उससे बात करने का एक टॉपिक मिल गया और उन्होंने मुस्कुराकर उससे पूछा, अनु, क्या वो पेंटिंग तुम्हें पसंद आई? घर में इतने सारे एंटीक और महंगे सामान को देखकर अनामिका हैरान हो गई थी, लेकिन उसे बस लग रहा था कि द रिटर्न ऑफ किंग्स जैसी आर्टिस्टिक पेंटिंग इन मॉडर्न पेंटिंग्स के बीच में आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। अनु, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आई? क्या मैं किसी से कहकर पेंटिंग नीचे करवा दूं? श्रवण जी जल्दी से बोले और उन्होंने एक बटलर को ऑर्डर भी दे दिया, मगर वो बटलर थोड़ा हिचकिचा रहा था। ये पेंटिंग द रिटर्न ऑफ किंग्स कहलाती है और ये एक रियल और प्रेशियस आर्ट पीस है, लेकिन उसके बॉस सचमुच ये पेंटिंग निकलवा देना चाहते हैं, सिर्फ उनकी नई आई हुई बेटी की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये
कि ये पेंटिंग उनकी दूसरी मिस नताशा की फेवरेट थी। अनामिका ने उस बटलर की आंखों में थोड़ा गुस्सा देख लिया, जो उसी के लिए था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कैजुअली अपने पेरेंट्स को सजेशन दिया, आप इस पेंटिंग को अंदर के रूम में लगा सकते हैं। अनामिका की नजर थोड़ी दूर पर दिख रहे एक डाइनिंग रूम पर पड़ी, जहां पर सेम आर्टिस्ट की कई सारी और पेंटिंग्स भी लगाई गई थी। मगर यह सुनकर उस बटलर को और गुस्सा आया। उसने सोचा, इस तरह की कीमती पेंटिंग बाहर लगनी चाहिए, ताकि लोग इसे देखकर उनके बॉस की अमीरी का अंदाजा लगा सकें और उसकी तारीफ कर सकें। लगता है ये नई आई हुई लड़की गांव की गंवार है, जिसे इस तरह की महंगी पेंटिंग्स की वैल्यू का अंदाजा नहीं है। मुझे लगता है ये काफी अच्छा आइडिया है, इस पेंटिंग को इस रूम में ही लगाना चाहिए। सीता जी ने सबसे पहले अपनी बेटी का सपोर्ट करते हुए कहा और फिर वो बोली, मेरी बेटी का टेस्ट बहुत अच्छा है। अपने नए घर में कैसा होगा अनामिका का आने वाला कल? कौन है ये दूसरी मिस नताशा? क्या है अनामिका की सीक्रेट आइडेंटिटी जिससे डॉक्टर विश्वनाथ इतना इम्प्रेस थे? क्या होगा अनामिका और देवांश की मुलाकात का अंजाम? जानने के लिए सुनते रहिए। इसके बाद सीता जी और श्रवण अनामिका को टी रूम में ले आए और उसके लिए चाय और स्नैक्स सर्व करते हुए बोले, अनु, जो मन करे वो खाओ। देखो, अच्छी सी चाय, फ्रूट्स, अच्छे अच्छे स्नैक्स, सब कुछ है। जो तुम्हें पसंद है वो खाओ। अनामिका उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। सीता जी को लगा कि वो नए घर और नए माहौल में अटपटा महसूस कर रही है, इसलिए वो झट से बोली, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। पता नहीं कैसे। अपनी माँ को उदास देखकर अनामिका ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। तभी श्रवण जी बोले, नहीं बेटा, ये सब हमारी गलती है। हमारी वजह से तुमने इतना सफर किया है। आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? अनामिका ने पूछा। कुछ दिनों पहले मेहता परिवार ने एक मिसिंग पर्सन का नोटिस लगाया था और सालों पहले जो कुछ भी हुआ उस इंसिडेंट को भी उसमें डिस्क्राइब किया हुआ था। जब मैंने वो देखा तो मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हुई और मुझे अचानक बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। इसलिए मैंने तुम्हारे डैड से कहा इस मामले के बारे में पता लगाने के लिए। सीता जी आगे बोली, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला कि तुम हमारी असली बेटी हो और जिसे हमने 18 साल तक अपनी बेटी मानकर पाला, वो हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। सीता जी की आंखों में आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई और तुम किसी और के घर में चली गई। श्रवण जी भी गिल्टी फील कर रहे थे और वो बोले, मैं भी उस वक्त बहुत केयरलेस हो गया था। मैं नताशा को बिना किसी प्रॉपर चेकअप के घर ले आया। जब हमने नताशा के बैकग्राउंड के बारे में चेक किया, हमें पता चला कि उसकी बायोलॉजिकल मदर बहुत सालों पहले मर चुकी है और उसके फादर कौन थे इस बारे में फिलहाल हमें पता नहीं चल पाया है। आफ्टर ऑल, हमने उसे 18 सालों तक अपनी बेटी की तरह प्यार किया है, इसलिए हम उसे इस तरह नहीं निकाल सकते। इसलिए हम तुमसे डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या वो भी तुम्हारे साथ यही तुम्हारी बहन बनकर रह सकती है? अनामिका ने प्यार से उनकी आंखों में देखकर कहा, आप लोग जो भी डिसाइड करेंगे, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीता जी ने गहरी सांस ली। अब उनकी जान में जान आ चुकी थी। फिर वो आगे बोली, बेटा, मेहता परिवार ने तुम्हारा ठीक से ध्यान रखा? ये सवाल सुनकर अनामिका एकदम से चुप हो गई। उसके चेहरे पर आई हल्की सी खुशी की चमक एकदम से गायब हो गई थी। वो फॉर्मली बोली, हम्म। सीता जी और श्रवण ने उसके एक्सप्रेशन को भांप लिया। फिर सीता जी बात पलटते हुए बोली, क्या हम तुम्हें पूरा घर दिखाएं? अनामिका ने प्यार से उन्हें हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया तो सीता जी खुश हो गईं और फिर वो दोनों अनामिका को अपना घर दिखाने लगे। म्यूजिक रूम से गुजरते हुए सीता जी ने अपनी बेटी के बारे में क्यूरियस होकर पूछा, स्वीटी, तुम्हारी हॉबीज क्या हैं? पैसे कमाना। अनामिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा जवाब दिया। ये सुनकर श्रवण जी जोर से हंसने लगे और बोले, जैसा बाप वैसी बेटी। मैं भी जब तुम्हारी एज का था ना तो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। श्रवण जी की बात सुनते ही सीता जी बोली, नॉनसेंस, झूठे कहीं के। अनामिका, सच तो ये है कि जब तुम्हारे पापा तुम्हारी उम्र के थे ना तो वो हमेशा लड़कियों के पीछे भागते थे। ये सुनते ही श्रवण एकदम से जम गए। फिर अनामिका को जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए बोले, अब लेकिन मेरी आंखों में जो बसी थी वो तो सिर्फ तुम्हारी माँ ही थी और उस वक्त तुम्हारी माँ को प्यार का एहसास दिलाना और उसे शादी करना पैसे कमाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वरना तुम्हारी माँ को कोई और ले जाता। ये कहकर श्रवण जी ने सीता जी को बाहों में भर लिया और जोर से गालों पर एक प्यारी सी किस कर दी। ये बात करते करते श्रवण और सीता जी अनु को एक कमरे में ले गए। ये कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ था। सीता जी ने अनु से कहा, अनु, ये देखो, ये रूम हमने तुम्हारे लिए रेडी करवाया है, क्या तुम्हें पसंद आया? तुम्हारी मॉम ने कहा कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद आता है,
इसलिए स्पेशली उन्होंने प्रिंसेस थीम पर तुम्हारा रूम डिजाइन किया है। श्रवण जी ने एक्सप्लेन किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, क्या तुम्हें ये रूम पसंद आया? अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम ने और भी रूम्स अलग अलग थीम्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किए हैं। श्रवण जी एक एक करके अनामिका को बगल वाले सारे रूम्स दिखाने लगे जो काफी डिफरेंट थीम पर थे। मुझे ये रूम अच्छा लगा। अनामिका ने सबसे सिंपल रूम, जिसका इंटीरियर काफी एलिगेंट था, उसे चुना। ठीक है, फिर तो तुम यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो, इसके बाद हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, श्रवण जी बोले। तभी सीता जी ने अनामिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, जब हाउसकीपर तुम्हें बुलाने आएंगे तो नीचे आ जाना, ओके? ये उन दोनों का अपनी बेटी के लिए पहला गिफ्ट था, इसीलिए वो थोड़े नर्वस थे, जो अनामिका समझ रही थी। इसलिए उसने हाँ में सर हिला दिया। फ्रेश होने के बाद अनामिका ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज टाइप करने लगी। क्या तुम्हारे पास अभी भी हार्ट की वो दवाई है जो हार्ट की सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देती हैं? जैसे ही अनामिका ने ये मैसेज सेंड किया, दूसरी तरफ से तुरंत एक फोन आया और एक जेंटल आवाज सुनाई दी। अनु, क्या फिर से तुम हार्ट इजी हर्ब की मदद से मेडिसिन बनाने वाली हो? वो वंडर ड्रग, वो मेडिसिन जो ब्लैक मार्केट में हाई प्राइस पे है, उसमें तुम्हें एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख गई है क्या? क्या इसलिए तुम दोबारा इस पर काम करने वाली हो? अनामिका हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसने जवाब दिया, ये भी एक कारण है। ओ, तो पहला कारण लक्ष्मी दादी की कंडीशन है, राइट? कॉल पर कनेक्टेड उस लड़की ने झट से पूछा। अनामिका मुस्कुराने लगी। हाँ श्रेया जी। श्रेया अनामिका की सबसे अच्छी दोस्त और बिजनेस पार्टनर थी, जो उसे बहुत अच्छे से जानती थी। एक हार्ट इजी मेडिसिन कम से कम 10 लाख में बिकती है और इससे लक्ष्मी दादी भी ठीक हो जाएंगी, तो ये दोनों तरफ से फायदेमंद ही हुआ। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही प्लांट बचा है, अनामिका बोली। हार्ट इजी हर्ब हार्ट की कंडीशन को ठीक करने में काफी इफेक्टिव थी, लेकिन उसका एक प्लांट भी काफी महंगा था, और वो न सिर्फ महंगा था बल्कि बहुत रेयर भी था। और उसके कुछ ही प्लांट्स एक ऑक्शन में मिलते थे, और वो आखिरी प्लांट जो इस वक्त उनके पास बचा हुआ था, वो भी उन्होंने काफी ऊंचे दामों में खरीदा था। बाकी जो लोग भी हार्ट इजी हाउस खरीदते थे, वो उसके कंपोनेंट्स को रिसर्च में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें उसे प्लांट की असली वैल्यू और उसे मेडिसिन में ट्रांसफॉर्म करना नहीं आता था। मगर अनामिका थोड़ी अलग थी। वो दूसरे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स और पौधों की मदद से हार्ट इजी हर्ब को मेडिसिन में बदल देती थी, और वो एक गोली हार्ट पेशेंट के लिए अमृत का काम करती थी। जैसे ही अनामिका की बनाई हुई दवाई मार्केट में आती, वो हवा की तरह गायब हो जाती। श्रेया की नजरों में हार्ट इजी हर्ब अपने पूरे पोटेंशियल तक सिर्फ अनामिका के हाथों ही पहुंच सकता था, वरना वो वेस्ट हो जाता। क्या उसकी जरूरत तुम्हें अर्जेंटली है? क्या मैं अभी तुम्हारे पास लेकर आऊं? श्रेया ने पूछा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ दिनों में आकर खुद ले लूंगी। अब मैं तुम्हारे घर के आसपास ही रह रही हूँ। इतना कहकर अनामिका ने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की कि कैसे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसे ढूंढा। अब जब मेहता परिवार ने तुम्हें अपने परिवार से निकाल दिया है और वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं है, तो तुम अभी भी लक्ष्मी दादी की चिंता क्यों कर रही हो और उनका ख्याल क्यों रख रही हो? अनामिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी दादी हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। बड़े होते हुए मदन मेहता और उसकी वाइफ मीना मेहता हमेशा अपने काम में बिजी थे। लक्ष्मी दीदी ने ही उसे बड़ा किया, और अब जब लक्ष्मी दीदी इतनी बीमार हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। लक्ष्मी दीदी अभी भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे मदन कितना बेवकूफ है, उसे लगता है कि वो कुछ पैसे फेंकेगा, अस्पताल में वीआईपी रूम बुक कर देगा, एक केयर टेकर रख देगा, तो वो ठीक हो जाएगी। उसको इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर तुम नहीं होती और हर बार उन्हें मौत के मुंह से खींच के बाहर नहीं लेकर आती, तो वो अब तक बिना माँ का हो चुका होता। श्रेया की यह गुस्से भरी बातें सुनकर अनामिका की आंखें नम हो गईं। श्रेया आगे बोली, अगर तुम नहीं होती तो उनकी छोटी सी फैक्ट्री इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचती। कैसे वो लोग एक छोटे से शहर से निकलकर बड़े पॉश एरिया में घर ले पाते? वो कैसे इतना अमीर बन पाता? ये सब तुम्हारे हार्ड वर्क का ही नतीजा है, जो तुम छुप कर करती थी। वरना उसके बिजनेस सेंस के हिसाब से तो वो अब तक बैंकरप्ट हो चुका होता। उसमें बिजनेस चलाने का कोई टैलेंट नहीं है। और अनु, अगर तुम्हारे अंदर जितनी एबिलिटी है वो तुम अपने लिए इस्तेमाल करती, तो दुनिया की सबसे रिच इंसान होती। लेकिन तुम सब कुछ उनके लिए करती रही, और बदकिस्मती से इतने सालों की मेहनत का पैसा उनकी पॉकेट में चला गया और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। श्रेया की बात सुन के अनामिका बोली, छल छोड़ना यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब भी चाहूं तब पैसे कमा सकती हूँ। अब उनके बारे में बात नहीं करते हैं। हार्ट इजी हर्ब पर नजर रखना, उसका एक प्लांट काफी नहीं है। अनामिका ने सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा, आने वाले ऑक्शन पर ज्यादा ध्यान देना, और कोई भी न्यूज हो तो मुझे बताना जरूर।
डोंट वरी। श्रेया ने जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। ठीक उसी वक्त अनामिका का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। जब अनामिका ने मैसेज देखा तो वो उसके किसी एम्प्लॉय का था। बॉस, बड़ा ऑर्डर है। किसी सुपर रिच इंसान ने कपड़ों के बैग्स के और शूज के 100 पीस ईच ऑर्डर किए हैं अपनी बेटी के लिए, और डिलीवर भी आज ही करनी है। मैंने अपने वेयर हाउस से निकालकर सारे लिमिटेड आइटम्स भेज दिए हैं। हमारे पास अब बिल्कुल स्टॉक नहीं बचा है। आप कब हमें नए डिजाइन भेजने वाले हो? हम आपके मैसेज का इंतजार करेंगे। मैं अभी उस इंसान के घर पर पहुंचने वाला हूँ। देखते हैं उनकी बेटी कैसी दिखती है। मुझे उम्मीद है कि आपके डिजाइन उस पर सूट करेंगे। ये मैसेज देखकर अनामिका थोड़ी हैरान हो गई और उसने मैसेज भेजा, तुम खुद डिलीवर करने जा रहे हो? इतना बड़ा ऑर्डर है, ऑफ कोर्स मुझे उन्हें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। आपको क्या लगता है? मैसेज पढ़ने के बाद अनामिका थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि ये किस तरह की फैमिली है जो इतने सारे कपड़े और बैग्स ऑर्डर कर रही है, और वो भी एक ही बार में। क्या वो लोग एक स्टोर खोलने की फिराक में हैं? तभी ओबेरॉय हाउस में एक BMW नीचे आके रुकी थी और कुछ सर्वेंट्स उसकी तरफ तेजी से दौड़कर जाते हुए कह रहे थे, मिस आप वापस आ गई। मिस नताशा वापस आ गई हैं। जल्दी आओ, मिस नताशा आ गई हैं। नताशा काफी ग्रेसफुली लग्जरी कार से बाहर आई। उसका चेहरा दिखने में सिंपल था, मगर उसकी बॉडी काफी अट्रैक्टिव थी। उसकी भूरी आंखें चमक रही थीं और उसने अपने बालों को अच्छे से स्टाइल किया हुआ था। बहुत सारे नौकर नताशा को रिसीव करने पहुंचे। उनमें से एक सर्वेंट जो नताशा का बैग लेके उसके पीछे चल रहा था, वो बोला, मिस नताशा, आप अपने एग्जाम में बहुत बिजी थी, इसीलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। लेकिन अब जब आप यहाँ आ गई हैं, तो फाइनली मेरे पास मौका है आपसे बात करने का। क्या बात है? नताशा बोली। नताशा काफी ऑर्डिनरी लुकिंग थी, लेकिन अमीर परिवार में बड़े होने की वजह से उसके अंदर एक अलग ही सुपीरियोरिटी का ऑरा था और वो बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह बिहेव करती थी। आज उसने काफी फ्लफी पिंक ड्रेस पहनी थी और एक डिजाइनर बैग लिए और डिजाइनर ज्वेलरी पहने काफी अच्छी दिख रही थी। इस तरह की खूबसूरती को पैसों और स्किन केयर से अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। बात यह है कि वो सर्वेंट अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही नताशा ने गार्डन में काफी सारे अनजान चेहरे नोटिस किए जो काफी सारे ब्यूटीफुल कपड़ों और बैग्स को डिस्प्ले रैक में लगा रहे थे और उन्हें अच्छे से कैरी करते हुए घर के अंदर ले जा रहे थे। कुछ नौकर गार्डन में काफी सारे बलून्स और स्टार लाइट्स लगा रहे थे और मार्था स्टाफ को समझाने में बिजी थी। मार्था बचपन से ही नताशा की पर्सनल नैनी थी, जो उसके बचपन से ही उसके साथ थी। सीता जी के पहले से ही 5 बेटे थे, इसलिए जब नताशा की बारी आई तो वो नताशा को अपना दूध नहीं पिला पाती थी और उनमें एनर्जी भी बिल्कुल नहीं थी। इसलिए हमेशा मार्था ही नताशा के साथ रहती थी, उसका ध्यान रखना, उसे खाना खिलाना, उसके लिए सब कुछ करना। इसलिए घर में बाकी नौकरों के मुकाबले मार्था का स्टेटस काफी ऊंचा हो गया था और उसके साथ नताशा का रिश्ता भी तकरीबन माँ बेटी जैसा ही हो गया था। उसे देखते ही नताशा की आंखें भी चमक गईं और उसने कहा, मार्था आंटी। मिस नताशा, आप वापस आ गईं। नताशा को देखते ही मार्था की स्माइल बड़ी हो गई और मार्था ने नताशा के पास आते हुए कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने तो आपको कहा था कि आप यहीं रहिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और देखिए कितनी कमजोर होके लौटी हैं आप। कितना वेट कम कर दिया है। आपका भी तो वजन कम हो गया है। लगता है आपने मुझे बहुत मिस किया। हंसते हुए नताशा ने कहा। नताशा मुस्कुराई और उसने पीछे भीड़ को देखते हुए कहा, क्या ये मॉम डैड ने सरप्राइज मेरे लिए तैयार करवाया है? एग्जाम्स में अच्छा करने की वजह से रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर उन्हें लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए एक बड़ी सी पार्टी दी जा रही है, या फिर मेरे कॉलेज एडमिशन की खुशी में ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है? नताशा की बात सुनकर मार्था के एक्सप्रेशन थोड़े दुखी हो गए। मैं जा रही हूँ हर चीज चेक करने के लिए। नताशा की आवाज में खुशी झलक रही थी, मगर जल्दी से मार्था ने उसे रोकते हुए कहा, मिस नताशा, ये सब आपके लिए नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने बगल में खड़े नौकर रघु की तरफ देखा। वो दोनों ही उसे उदास नहीं करना चाहते थे, जो इतने अच्छे और प्यारे मूड में थी। मार्था, मैं जानती हूँ आप लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के प्लान से इतनी जल्दी लौट आऊंगी। क्या आप लोगों की तैयारी खत्म हुई? इट्स ओके, मैं ऐसे नाटक करूंगी जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। आप लोग तैयारी जारी रखिए। मैंने कुछ नहीं देखा, नताशा बोली। मिस नताशा, मार्था बोली, लेकिन नताशा बिना उसकी बात सुने जल्दी से घर के अंदर चली गई। वो सोच रही थी कि उसके मॉम डैड पक्का उसे सरप्राइज करना चाहते थे, इसीलिए सर्वेंट उसे झूठ बोल रहे थे ताकि उसके मॉम डैड का सरप्राइज खराब ना हो। नताशा मुस्कुराते हुए मेन हॉल में पहुंची, जब वहां काफी चीजें डिस्प्ले रैक में लगी थी। नताशा ये देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो खुद से बोली, हर एक कपड़ा, हर एक बैग, ये सब मेरे लिए। नताशा के दिल में और खुशी बढ़ती जा रही थी।
मार्था जल्द से जल्द नताशा को सच्चाई बता देना चाहती थी, मगर नताशा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो सच बोल नहीं पा रही थी। जहां नताशा वापस घर पहुंच चुकी थी, वहीं घर के अंदर कमरे में अनामिका अपने रूम में अभी अभी अपना काम खत्म करके उठी थी और वो थोड़ी देर आराम करना चाहती थी कि तभी अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। क्या होगा जब नताशा को अनामिका के बारे में पता चलेगा? कैसे होगी इन दोनों बहनों की पहली मुलाकात? क्या वो हर्ब मिल जाएगा अनामिका को अपने वंडर ड्रग के लिए? और क्या है अनामिका की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए। किसी ने अनामिका के दरवाजे पर नॉक किया और बाहर से रानी की पोलाइट आवाज सुनाई दी। मैम, आपको गार्डन में बुला रहे हैं। अनामिका समझ गई, शायद वो लोग जो सरप्राइज तैयार कर रहे थे वो अब रेडी था। वो कमरे से बाहर आई और दरवाजा बंद करते हुए रानी के पीछे पीछे गार्डन में जाने लगी। जैसे ही अनामिका गार्डन की एंट्रेंस पर पहुंची, आसपास अचानक से अंधेरा हो गया। सारी लाइट्स बंद कर दी गई थी, एकदम अंधेरा था। फिर 3 सेकंड्स बाद उजाला हुआ तो अनामिका ने देखा कि पूरा गार्डन खूबसूरत लाइट्स के साथ जगमगा रहा था। मिस, इस रास्ते से, रानी अनामिका से बोली और अनामिका उसके साथ चल दी। जैसे ही अनामिका ने गार्डन में कदम रखा, उसने देखा कि पेड़ों पर ब्यूटीफुल तारे लटके हुए हैं। हजारों बलून्स हवा में उड़ रहे थे और कलरफुल रिबन्स आसमान से गिर रहे थे। अनामिका ने वो सारा नजारा हैरानी भरी आंखों से देखते हुए मन ही मन कहा, अच्छा, तो माँ इसी सरप्राइज की बात कर रही थी। अनामिका को कभी ऐसा प्यार या सरप्राइज मदन और मीना की तरफ से नहीं मिला था, इसलिए वो अपने असली माता पिता का प्यार और अटेंशन फील कर सकती थी। वहीं घर के अंदर से ये सारा नजारा देख रही नताशा कंफ्यूजन में थी। उसे बिना बताए और उसे बिना बुलाए इन लोगों ने रिबन कैसे रिलीज कर दिए? अगर वो ये सीन रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करती तो उसे बहुत सारे लाइक्स मिलते। उसने इन सब बातों को पीछे छोड़ा और गार्डन में कुछ फोटोज लेने के लिए जाने लगी। तभी उसके कानों में उसके पेरेंट्स की एक्साइटमेंट से भरी आवाज पड़ी, हमारी प्यारी गुड़िया। नताशा सोचने लगी, मेरे पेरेंट्स ने आज से पहले मुझे इतने प्यार से नहीं बुलाया था। क्या मेरे बहुत टाइम से घर से दूर रहने की वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे मिस कर रहे थे? लेकिन मैं तो यहाँ अंदर हूँ। क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं गार्डन में पहुंच गई हूँ? नताशा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर गार्डन में पहुंची, मगर अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी और कंफ्यूजन से छोटी हो गईं। उसने देखा कि उसके पेरेंट्स प्यार से एक लड़की का हाथ पकड़े खड़े उससे कुछ बातें कर रहे थे। वो लड़की पतली दुबली थी और उसकी स्किन काफी डेलिकेट थी, बिल्कुल नताशा से ऑपोजिट, जो मेकअप और स्किन केयर की मदद से थोड़ी बहुत चमकती थी। उस लड़की की स्किन नेचुरल और ग्लोइंग थी। जैसे जैसे नताशा आगे बढ़ रही थी, उसने उस लड़की के सिंपल कपड़े नोटिस किए, मगर उसके चेहरे के फीचर काफी कमाल के थे। उस लड़की का चेहरा कुछ कुछ उसकी माँ से मिलता था। और तभी एक हवा गुजरी जिससे उस लड़की के बाल उड़ने लगे। हवा में उड़ रहे खुले बालों में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। ये कौन मेहमान है घर पर? नताशा ये सोच के पागल हुई जा रही थी। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन इस बात को लेकर थी कि उसके पेरेंट्स इस लड़की से इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं। अनु, क्या तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आया? अच्छा लगा तुम्हें? लेकिन श्रवण जी अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले ही उन्होंने वहां पर खड़ी नताशा को नोटिस किया और हैरानी से पूछा, नताशा, तुम तो कल दोपहर को आने वाली थी ना, आज कैसे? अपने डैड की बातें सुनकर नताशा को यकीन हो गया कि ये गार्डन का सरप्राइज उसके लिए नहीं बल्कि इस लड़की के लिए था। पर उसे समझ नहीं आया कि क्यों उसके पेरेंट्स एक अजनबी लड़की को इतनी वैल्यू दे रहे हैं। उसे लगा कि ये लड़की उसके मॉम डैड की मेहमान है, इसलिए उसने जेंटल स्माइल के साथ कहा, मॉम डैड, मैं अपने फ्रेंड के प्लेन से जल्दी आ गई। ये कौन है? भले ही श्रवण जी ने नताशा के यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उन्होंने जल्दी से मुस्कुराकर कहा, तुम सही वक्त पर आ गई हो। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये अनामिका है, तुम्हारी बहन। बहन? कौन सी बहन? क्या कोई दूर की रिश्तेदार है? लेकिन अनामिका ने तो बहुत सिंपल कपड़े पहने हुए थे, जो उसके रिश्तेदार तो नहीं पहनते। उनके सारे रिश्तेदार काफी रिच और हाई सोसाइटी वाले हैं। यही सब ख्याल नताशा के मन में चल रहे थे। श्रवण जी ने नताशा के एक्सप्रेशन और थॉट्स नोटिस नहीं किए और उन्होंने अनामिका की तरफ मुड़कर कहा, अनामिका, ये नताशा है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था। इसने अभी अभी अपने एग्जाम खत्म किए हैं और समर वेकेशन चल रहे हैं, इसीलिए ये हमारे साथ ही रहेगी। नताशा ने अपनी चमकती हुई आंखों से अनामिका को पोलाइटली ग्रीट किया, हेलो सिस्टर। भले ही नताशा ने अनामिका को सामने से बहन कहा था, लेकिन उसने इस बात को सीरियसली नहीं लिया था, बल्कि वो अनामिका को एक गरीब रिश्तेदार की नजर से ही देख रही थी। तभी श्रवण जी बोले, चलो अंदर चलते हैं,
जो कपड़े और शूज हमने ऑर्डर किए थे वो सब आ गए हैं। ब्रांड मैनेजर्स पर्सनली डिलीवर करने आए हैं, वो भी अंदर ही तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो चलकर मिल लेते हैं। श्रवण और सीता जी अनामिका को लेकर अंदर जाने लगे, लेकिन वहीं खड़ी नताशा हैरान हो गई और मन ही मन बोली, हैं? क्या वो सब कपड़े और शूज इस लड़की के लिए आए हैं? बट व्हाई? ये मेरी ऐसी कौन सी कजन है जिस पे इतने मेहरबान हो रहे हैं ये दोनों? अनामिका श्रवण जी और सीता जी के साथ मेन हॉल में पहुंची तो वहां ब्रांड का मैनेजर पहले ही रिस्पेक्टफुली खड़ा था और उसने उन दोनों लोगों को ग्रीट करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय, मैं जैक हूँ, क्यूवाई ब्रांड का मैनेजर। ये सब हमारे ब्रांड के फाउंडर क्वीन एमी के लेटेस्ट वर्क हैं। मैंने सुना है कि आप लोगों ने इसे अपनी बेटी के लिए कस्टमाइज करवाया है। हाँ। सीता जी ने उन ब्यूटीफुल कपड़ों और शूज को देखा और सेटिस्फैक्शन से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, क्वीन एमी का नया काम सचमुच काफी इंटरेस्टिंग है। अनु, यहाँ देखो, तुम्हें पसंद आ रहे हैं या नहीं? उनकी नजर का पीछा करते हुए जैक ने अनामिका को देखा तो उसकी स्माइल अपने चेहरे पर जम गई। उस लड़की का चेहरा बहुत खूबसूरत और क्यूट था और उसकी ब्राइट आंखें एकदम क्लियर, लेकिन मेन पॉइंट ये था कि वो एग्जैक्टली उसकी बॉस की तरह दिखती थी। जैक शॉक्ड होकर अनामिका को देखे जा रहा था। सामने खड़ी लड़की बिल्कुल उसकी बॉस की हमशक्ल थी। 3 साल पहले अनामिका ने श्रेया के नाम से क्यूवाई ब्रांड को लॉन्च किया था और श्रेया अनामिका का नाम छुपा के क्वीन एमी के नाम से इस ब्रांड को लीड कर रही थी। हर एक कपड़ा और हर एक शूज और बैग पर्सनली अनामिका की डिजाइन करती थी और यूनिक और एक्सीलेंट डिजाइन की वजह से हर एक कपड़ा और हर एक शूज का सिर्फ एक पीस प्रोड्यूस किया जाता था। उसके ब्रांड ने जल्दी ही अमीर परिवार की लड़कियों और सेलिब्रिटीज के बीच में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। क्यूवाई ने सिर्फ 3 सालों में ही कई इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत लिए थे। कई महंगे और बड़े ब्रांड्स क्वीन एमी यानी कि डिजाइनर को खरीदना चाहते थे, लेकिन श्रेया हमेशा मीडिया में यही कहती थी कि वो डिजाइनर पब्लिक से नहीं मिलना चाहती। कई बड़ी ब्रांड्स क्यूवाई ब्रांड को अपने बिजनेस के साथ मर्ज करना चाहते थे, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि क्वीन एमी को पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए श्रेया बहुत ही रूथलेसली सारे ऑफर्स रिजेक्ट कर देती थी। श्रवण जी अनामिका से बोले, अनु देख लो, अगर तुम्हें कोई भी चीज इसमें से नहीं पसंद आए तो तुम जैक को बता सकती हो, वो ब्रांड के मैनेजर हैं। क्यूवाई ब्रांड के सारे एक्सटर्नल अफेयर्स हमेशा जैक ही हैंडल करता था। मैम, मैं आपको क्या बोलूं? जैक ने कंफ्यूज होकर अनामिका से पूछा। मेरा नाम अनामिका है, अनामिका ने कोल्डली जवाब दिया। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि वहां किसी को अनामिका की सच्चाई के बारे में नहीं पता। उसकी बॉस इंडिया के सबसे रिच इंसान की बेटी कैसे हो सकती है? अगर वो इतनी ही अमीर परिवार से है तो अपना ब्रांड क्यों लॉन्च किया? क्या वो और पैसे कमाना चाहती है? वेट, क्या नताशा ओबेरॉय इस परिवार की इकलौती बेटी नहीं है? अनामिका ने सोचा था कि कम से कम उसे 6 महीने तक कोई डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके ब्रांड के पास इनफ स्टॉक है और वो इस टाइम के दौरान अपना फोकस फार्मास्यूटिकल रिसर्च और बाकी कामों पर लगाएगी। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसके खुद के पेरेंट्स ने उसके सारे स्टॉक को खरीद लिया, जिनमें से कुछ उसके पुराने डिजाइन्स भी थे जो उसके हिसाब से आउटडेटेड हो गए थे। मिस अनामिका, आपका नाम हमारे ब्रांड के फाउंडर से थोड़ा मिलता जुलता है। मैं सोच रहा था कि क्या आप उन्हें जानती हैं? हमारे बॉस को? जैक ने पूछा। नहीं। अनामिका का आंसर बिल्कुल क्लियर कट था। ये सुनकर जैक समझ गया कि इस रूम में खड़े बाकी लोग उसके बॉस की असली आइडेंटिटी नहीं जानते। आप बहुत लकी हैं, आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं। इन कपड़ों को देखिए, ये हमारे ब्रांड की फाउंडर क्वीन एमी ने पर्सनली डिजाइन किए हैं। आपके जैसे खूबसूरत लड़की के लिए परफेक्ट हैं, जैक बोला। अनामिका ने कैजुअली एक आउटफिट देखा, तभी श्रवण जी बोले, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। श्रवण जी ने रैक में रखे हुए ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्वीन एमी के डिजाइन काफी अच्छे हैं, इससे तो देखो। सीता जी ने भी एक स्कर्ट लाकर अनामिका के ऊपर लगाकर देखते हुए कहा, मैं अभी से इमेजिन कर सकती हूँ कि इसे पहनकर तुम कितनी ब्यूटीफुल लगोगी। अनामिका, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? श्रवण जी ने एक शूज की जोड़ी अनामिका को दिखाते हुए कहा, अनामिका ये देखो इस शोल्डर बैग को, इसे देखकर लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए पर्सनली बनवाया गया है। मैं श्योर हूँ कि तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, सीता जी ने अनामिका से कहा। वहीं दूसरी तरफ खड़ी नताशा का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। वो कितनी शॉक थी ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रही है। हो क्या रहा है? उन दोनों को अनामिका से इतना प्यार करता हुआ देखकर उसे पैनिक हो रहा था, जिसकी वजह से वो काफी अनईजी हो गई।
उसके 1 महीने घर पर ना होने से ये सब क्या हो रहा था? ये सब तुम्हारे साइज की है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो डैड तुम्हारे लिए कुछ और मंगवा देंगे। श्रवण जी ने प्यार से अनामिका को देखते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं। अनामिका ने अपनी चमकती हुई आंखों से सबको देखा और काफी सॉफ्ट और जेंटल आवाज में कहा, मुझे लगता है कि ये सारे काफी अच्छे हैं। इन सब का कॉस्ट कितना होगा? अचानक से अनामिका ने जैक की तरफ देखते हुए कहा, जिससे जैक थोड़ा हड़बड़ा गया और उसने जल्दी से जवाब दिया, ये हमारी क्वीन एमी के क्लासिक पीसेस हैं। इसमें सबसे सस्ता सामान भी लगभग 3 लाख का है। बात यह थी कि श्रवण जी ने जो सारा सामान अपनी बेटी के लिए ऑर्डर किया था उसकी कीमत करोड़ों में थी। पहली नजर में देख के कोई भी बता सकता था कि वो सारे टॉप डिजाइन हैं। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? अनामिका ने जानबूझकर आईब्रो उठा के जैक की तरफ देखा। जैक को अपनी बॉस का इशारा समझ नहीं आया। उसने थोड़ा पैनिक होते हुए कहा, मिस्टर ओबेरॉय ने कल 50 करोड़ 55 लाख रुपए क्यूआई ब्रांड को दिए हैं। अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके घर लौटने के पहले दिन उसके पेरेंट्स उसके ऊपर इतना खर्च करेंगे। वो थोड़ा अनईजी हो गई और बोली, काफी महंगा है। जैक हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जी बिल्कुल नहीं। श्रवण जी फौरन बोले, अनु तुम्हारे डैड ये अफोर्ड कर सकते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अनामिका जानबूझकर अपनी नजरों से ही जैक पर प्रेशर बनाने लगी। अपने बॉस की नजरों को देखकर और उनकी बातों का मतलब समझकर जैक को कुछ हिंट मिला और उसने कहा, हाँ, जब मिस्टर ओबेरॉय ने इतना बड़ा ऑर्डर एक साथ दिया है तो मैं 10% डिस्काउंट दे सकता हूँ। 10%? अनामिका ने उसकी बात को रिपीट किया। 20%। जैक ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अभी भी अनामिका जैक को घूर रही थी तो वो बोला, लास्ट 30%, इससे कम नहीं हो सकता। श्रवण जी और सीता जी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इस तरह नेगोशिएशन करेगी। उन्हें लगा शायद उनकी बेटी को फिक्र है कि उनके मॉम डैड के ज्यादा पैसे ना खर्च हो जाएं। अनामिका बोली, आप लोगों को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खर्च हो गया है? क्यों ना हम आधे कपड़े वापस लौटा दें? बिल्कुल नहीं, श्रवण जी ने तुरंत मना करते हुए कहा। जैक, तुम बाकी के पैसे मेरी बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इसी ने तो आपसे नेगोशिएशन करके पैसे कम करवाए हैं, तो इस पर उसका हक हुआ। अनु के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए ये अमाउंट। अनु, तुम इसे डैड की तरफ से पॉकेट मनी समझकर रख लो। इतनी ज्यादा पॉकेट मनी? एक पल के लिए जैक हैरान हो गया और वहां खड़े सब लोग अनामिका से जलने लगे। नताशा को अपने पेरेंट्स की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन लोगों ने इस नई लड़की को करोड़ों की पॉकेट मनी दे दी थी। ऐसा तो उन्होंने उसके लिए भी कभी नहीं किया था। वो गुस्से में कुछ करने ही वाली थी तभी मार्था ने पीछे से धीरे से कहा, मिस, आप अपना गुस्सा कंट्रोल करें प्लीज। भले ही सच्चाई बहुत बुरी थी लेकिन अभी तक सबसे वर्स्ट पॉइंट पर नहीं पहुंची थी। नताशा अपने पेरेंट्स को देखती रही कि वो कितने प्यार से अनामिका को ट्रीट कर रहे थे। डैड, मॉम, कौन है ये? नताशा ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर पूछा। तब जाकर श्रवण जी और सीता जी का ध्यान उसके ऊपर गया। सीता जी ने सबसे पहले ऑर्डर दिया, ये सारा सामान लिटिल मिस के ड्रेसिंग रूम में रखवा दो। लिटिल मिस? ये सुन के नताशा शॉक्ड थी। क्या होगा जब नताशा को पता चलेगी अनामिका की हकीकत? आखिर कैसे इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस था अनामिका का? क्या करेंगे श्रवण और सीता जी जब उन्हें पता चलेगा अनामिका का सच? जानने के लिए सुनते रहिए। जैक, आप सचमुच एक लाइफ सेवर हैं जो आप ये सारा सामान आज यहाँ ले आए। सीता जी ने उसे थैंक यू कहा और फिर रानी की तरफ मुड़कर बोली, प्लीज जैक को ले जाकर नाश्ता कराओ और उनका ध्यान रखना। जैक समझ गया था कि शायद अब इनकी फैमिली के बीच कोई सीरियस बात होने वाली है, इसलिए उसने एक नजर अनामिका को देखा और फिर रानी के साथ वहां से चला गया। मिस्टर जैक, मेरे साथ आइए, रानी ने कहा। सीता जी नताशा से बोली, आओ बैठकर बात करते हैं। सीता जी ने अनामिका का हाथ पकड़ा और नताशा को बैठने का इशारा किया। ये देखकर नताशा के दिल में एक तेज चुभन हुई, लेकिन वो चुप करके बैठ गई। सीता जी के साथ श्रवण जी भी वहीं बैठ गए और वो बोले, नताशा, जैसा कि हमने तुम्हें बताया, अनामिका तुम्हारी बहन है। सीता जी उसकी तरफ देखकर कह ही रही थी कि इतने में नताशा बोल पड़ी, कजिन या किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी? ये सुनकर सीता जी और श्रवण फिर से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। श्रवण ने सीता को आंखों से ही ये मामला हैंडल करने का इशारा किया और फिर नताशा से बोले, नताशा, अनामिका तुम्हारी कजिन या किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी नहीं, बल्कि हमारी बायोलॉजिकल बेटी है, इस खानदान की वारिस। सीता जी ने उस दिन को याद करते हुए कहा, आज से 18 साल पहले श्रवण और मैं हमारे पुराने घर गए थे। हम लोग एक छोटे से गांव से होकर गुजर रहे थे जब मेरा लेबर पेन शुरू हुआ।
और वहां का सबसे छोटा और नजदीकी नर्सिंग होम ही हमारा इकलौता ऑप्शन था। उस अस्पताल में प्राइवेट रूम नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने मुझे एक सिंपल से वार्ड में 2 और प्रेग्नेंट औरतों के साथ भर्ती किया। आधी रात को अचानक से अस्पताल में आग लग गई और पूरे नर्सिंग होम में फैल गई। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, कैसे बचना है। मैंने एक बच्चे को उठा लिया, ये सोचकर कि वो हमारी बेटी है, लेकिन सच ये था कि हमने तुम्हें उठा लिया था और तुम किसी और की औलाद थी, ना कि मेरे और श्रवण की। मुझसे गलती हो गई थी। आखिर के शब्दों ने नताशा को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो ओबेरॉय परिवार की असली बेटी नहीं है। अनु को मेहता परिवार अपने साथ ले गया और मेहता परिवार की बेटी को एक वहां की क्लीनिंग स्टाफ ले गई और आखिर में तुम हमारे साथ आ गई। अगर मैंने उस दिन वो ऑनलाइन पोस्ट नहीं देखी होती कि एक फैमिली खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही है, तो अभी भी हम अंधेरे में ही होते। सीता जी बोली। नताशा स्पीचलेस थी। और जहां तक बात रही तुम्हारी असली मॉम की, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था, इतना कहकर सीता जी रुकी और फिर उन्होंने सच बताने का फैसला करते हुए कहा, हमने खोजबीन की तो पता चला कि तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ उस बिल्डिंग में लगी आग से बच नहीं पाई और उनकी मौत हो गई। क्या? उसकी बायोलॉजिकल मदर उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसका जन्म हुआ? नताशा का चेहरा पीला पड़ गया। जो हो रहा था उसे उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। और जहां तक बात रही तुम्हारे फादर की, हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। सीता जी बोली और फिर उन्होंने अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, हमने अनु से बात की है और हमने डिसाइड किया है कि तुम हमारा ही परिवार हो। आज से ये तुम्हारी बहन है। हमारी गलती की वजह से अनु के साथ बहुत कुछ हुआ है, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे उन चीजों को सुधारने की। और भले ही तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, लेकिन हमने तुम्हें बड़ा किया है, इसलिए तुम हमारी ही बेटी हो। तुम्हें अनु के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा और उसका ध्यान भी रखना होगा, ओके? पल में दुनिया पलट गई थी नताशा की। अपने पेरेंट्स की बातें नताशा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। कितने सालों से वो अपनी फैमिली, अपने स्टेटस पर प्राउड फील करती थी। अकड़ से बोलती थी, मेरे फादर इंडिया के सबसे रिच इंसान हैं और मेरी मॉम एक फेमस ब्यूटीफुल लेडी और मेरे पांचों भाई अपने अपने फील्ड में सुपर सक्सेसफुल। बचपन से ही सब लोगों ने उसे खुश करने की और उसकी हर एक विश पूरी करने की कोशिश की थी। लेकिन आज अनाथ हो गई थी नताशा। भले ही वो बहुत गुस्से में थी, जेलस फील कर रही थी, मगर वो अपनी जगह किसी और को नहीं दे सकती थी। इसीलिए वो एकदम शांत रहते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, ये सब बहुत अचानक हो गया। अगर मैं ये कहूं कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है तो ये झूठ होगा। मैं इस परिवार में 18 सालों से हूं और एक दिन मेरे पेरेंट्स मुझे बता रहे हैं कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूं। इतना कहकर नताशा ने अपना सिर नीचे कर लिया और उदास होकर बोली, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी असली माँ उसी दिन मर गई जिस दिन मेरा जन्म हुआ और मेरे फादर का कुछ पता ही नहीं। क्या मैं कभी उनसे नहीं मिल पाऊंगी? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे उसने पोंछा और काफी उदास होकर बोली, मॉम, डैड, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि आप लोग मुझे अभी भी अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखूंगी। उसके आंसू उसका दर्द बता रहे थे। लेकिन अनामिका, जो मेहता परिवार में बड़ी हुई थी और हर तरह के लोगों का दोगला और झूठा चेहरा देख चुकी थी, वो एक नजर में ही देखकर बता सकती थी कि नताशा नाटक कर रही है। फिर कुछ मिनट बाद नताशा खुद को अपने माँ बाप के सामने अच्छा दिखाते हुए उठी और अनामिका के सामने जाकर खड़ी हो गई। अनामिका कंफ्यूजन में उसे देखने लगी तो उसने मुस्कुराकर अनामिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे उठाया और बोली, वेलकम बैक टू द फैमिली। नताशा ने फैसला कर लिया था कि वो ये नफरत का खेल प्यार से खेलेगी। लेकिन जब नताशा उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तो अनामिका एकदम से पीछे हो गई। ये देखकर नताशा कंफ्यूज होकर कभी उसे तो कभी सीता और श्रवण को देखने लगी। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम, बट मुझे किसी के फिजिकल टच की आदत नहीं है। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। सॉरी। अनामिका हमेशा ही कोल्डली बिहेव करती थी, मगर उसका रिएक्शन एंड एटीट्यूड देखकर नताशा को ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल कर रही है और उसे ऑकवर्ड फील करवा रही है। अनु थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, मगर जल्द ही हमसे घुल मिल जाएगी। हम एक फैमिली है नताशा, तुम्हें अब फॉर्मल बिहेव करने की जरूरत नहीं है, सीता जी बोली। ये सुनकर नताशा और एम्बैरस हो गई और फाइनली बैठ गई। ऑल राइट, अब बातें खत्म, चलो खाना खाते हैं। सीता जी ने टाइम देखते हुए कहा, अनु, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हम लोग कब से बातें किए जा रहे हैं और खाने के बारे में हम भूल गए। आज का डिनर तुम्हारी मॉम और मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। चलो खाकर बताओ कैसा बना है। श्रवण जी ने मुस्कुराकर कहा,
डाइनिंग टेबल अलग अलग तरह की डिशेस से सजा हुआ था और सब कुछ श्रवण और सीता जी ने खुद बनाया था, जिससे नताशा को बहुत जलन हुई क्योंकि उन्होंने ये सब कभी नताशा के लिए नहीं किया था। सीता जी एक एक करके अनामिका को सारी डिशेस सर्व कर रही थी, जिससे उसकी प्लेट पूरी तरह भर चुकी थी। भले ही नताशा की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नताशा को भी बराबर ही सर्व किया और उसे खाने के लिए कहते रहे, मगर नताशा का ध्यान तो सिर्फ एक बात पर था कि अनामिका को उससे ज्यादा प्यार मिल रहा है। अनु, तुम कितनी पतली हो, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती, अच्छे से खाना खाओ, सीता जी बोली। मार्था वहीं खड़ी होकर उदास नताशा को देख रही थी, या फिर कहा जा सकता है जेलस नताशा को देख रही थी। खाना खत्म करने के बाद अनामिका अपने कमरे में आराम करने चली गई। नताशा ने उसी मौके का फायदा उठाया अपने पेरेंट्स से बात करने का, और इधर उधर की बातें करते हुए उसने आखिर में पूछ लिया, डैड मॉम, आप लोगों ने कैसे कंफर्म किया कि अनु ही आपकी बायोलॉजिकल बेटी है? उस ऑनलाइन पोस्ट में कोई स्पेशल बात जिसकी वजह से आप लोगों को कंफर्म हो गया? वो सच में ये पूछना चाहती थी कि हो सकता है कि अनामिका नाटक कर रही हो और वो उनकी बेटी नहीं हो। आफ्टर ऑल, कौन इंडिया के सबसे रिच इंसान की बेटी नहीं बनना चाहेगा? उसका सवाल सुनकर श्रवण जी हैरान हो गए और फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, कोई स्पेशल बात नहीं थी, बस उस पोस्ट में जो सारी बातें लिखी गई थी वो सारे इंसिडेंट्स अनु के जन्म वाली रात को हुए थे, जो हमें बहुत अच्छे से याद थे। वो हॉस्पिटल का नाम, रूम नंबर और अस्पताल में लगी आग और भाग दौड़, और फिर उन्होंने गलत बच्चों को उठा लिया। ओह, ऐसी बात है। नताशा ने गहरी सांस खींचते हुए कहा तो श्रवण जी आगे बोले, हमारी और तसल्ली के लिए उन्होंने हमें अनु का एक बाल भेजा था, जो हमने डीएनए टेस्ट करवाया, जो 99.99% मैच हुआ है। और जब अनु की फोटो देखी तो वो बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह दिखती है, जैसे तुम्हारी मॉम उस उम्र में दिखा करती थी। श्रवण जी की बातें सुनकर नताशा को बुरा लगा। वो आखिरी उम्मीद जो उसके दिल के अंदर बची थी वो भी खत्म होने लगी, लेकिन वो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोली, और आप लोगों को कैसे पता कि मैं आप लोगों की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूं? जिस तरीके से हमने अनु के बाल के साथ डीएनए टेस्ट करवाया, वैसे ही तुम्हारा भी टेस्ट करवाया था। अब नताशा की आखिरी उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई थी। नताशा, भले ही तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, मगर हम एक साथ इतने सालों से हैं और तुम हमारी अपनी ही बेटी जैसी हो, सीता जी बोली। बेटी से बेटी जैसी हो वाला स्टेटस नताशा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। भले ही इस वक्त सीता जी उसे पहले की तरह ही प्यार से देख रही थी, लेकिन नताशा जानती थी कि अब चीजें पहले की तरह नहीं रहने वाली हैं। नताशा ने सीता जी को गले लगाते हुए कहा, मॉम, मैं आपसे और डैड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप लोगों का बहुत ध्यान रखूंगी। थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताने के बाद नताशा अपने रूम जो सेकंड फ्लोर पर था वहां गई, लेकिन ऊपर आते ही उसे लगा कि पूरा फ्लोर रेनोवेट हुआ है और हर एक रूम को अलग अलग स्टाइल में डिजाइन किया गया है। ये देखकर नताशा ने एक मेड को रोकते हुए पूछा, इन रूम्स के साथ क्या हुआ? सर और मैडम लिटिल मिस का वेलकम करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर को हायर करके उनकी टीम को यहाँ बुलाया और पूरे सेकंड फ्लोर पर रेनोवेशन कराया और अलग अलग रूम को अलग अलग थीम के हिसाब से तैयार करवाया। आपके रूम के अलावा पूरा सेकंड फ्लोर रेनोवेट हुआ है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि लिटिल मिस को किस तरह का रूम पसंद आएगा। ये सुनकर नताशा का चेहरा लटक गया, लेकिन उस मेड ने आसपास देखा और धीरे से बोली, नहीं मिस, एक बहुत ही छोटी फैमिली में बड़ी हुई हैं और आखिर में उन्होंने सबसे सिंपल रूम ही पसंद किया। और तो और उन्होंने तो जो रिटर्न ऑफ किंग्स पेंटिंग थी जो लिविंग रूम में लगी हुई थी, उसको लाउंज में लगवा दिया है। नताशा हैरान हो गई और उसने पूछा, पहले दिन ही वो इन चीजों पर भी ध्यान दे रही है? मास्टर और मैडम उनकी बात बहुत मानते हैं। ये सारी बातें सुनकर नताशा की बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी जलन और गुस्सा दिखाई देने लगा था। प्लीज मिस मैरी, इन बातों का बुरा मत मानिए, लेकिन अगर आप कॉलेज के लिए अब्रॉड चली गई तो ये सब शान, ये रुतबा सब उन्हें मिल जाएगा। नताशा कुछ सोच के बोली, ठीक है, अब तुम जाओ। जी मैम। रुको, तुम्हारा नाम रीना है ना? नताशा ने उसे वापस बुलाया और अपने हाथ का एक डायमंड ब्रेसलेट निकालकर उसे देते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली में कोई हॉस्पिटल में है, ये ब्रेसलेट उनके इलाज में तुम्हारी मदद करेगा। थैंक यू मिस नताशा, रीना ने तुरंत अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए कहा। नताशा ने उसे जाने का इशारा किया और अचानक से मन ही मन प्लान बनाने लगी और खुद से बोली, भले ही अनामिका उनकी बायोलॉजिकल बेटी थी, लेकिन मैंने इतने साल मॉम और डैड के साथ बिताए हैं, मुझे बस इस बात का ही फायदा उठाना है। अगली सुबह
सिटी हॉस्पिटल रूम नंबर 306 का दरवाजा खुला और अपनी दमदार पर्सनालिटी के साथ देवांश अंदर आया। बेड पर लेटे हुए बूढ़े व्यक्ति थोड़े बहुत हिले, लेकिन किसी के आने की आहट सुनकर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही देवेंद्र जी ने अपने सामने अपने पोते देवांश को देखा, उनकी नजरें थोड़ी सॉफ्ट हो गई और उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, आ गए छोटे शैतान? देवांश ने सॉफ्टली पूछा, कैसे हैं आप? देवेंद्र जी ने अपने आसपास नजरें घुमाते हुए पूछा, मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी बॉडी में इतना दर्द क्यों हो रहा है? देवांश ने कहा, आपने ही तो खाना पीना छोड़ दिया था। देवेंद्र जी ने अपना खाना और दवाइयां रोक दी थी, सिर्फ देवांश से अपनी बात मनवाने के लिए, और आखिर में उनकी जान पर बनाई। देवांश के बोलने पर उन्हें कुछ याद आया कि उन्होंने सच में ऐसा ही कुछ किया था। वो बस देवांश की सोच बदलना चाहते थे। दर्द हो रहा है मुझे, देवेंद्र जी ने कहा, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय देवांश ने कंप्लेन की, आप बहुत लकी हैं कि आप खतरे से बच गए। ये छोटा सा दर्द बर्दाश्त करना होगा। किसने कहा था इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने के लिए? छोटे शैतान कहीं के, मैं अभी अभी होश में आया हूँ। क्या तुम थोड़े अच्छे से बात नहीं कर सकते मुझसे? देवेंद्र जी ने मुंह बनाते हुए कहा, सब तुम्हारी गलती है। तुम बताओ मुझे, कितने दिन हो गए आखिरी बार तुमसे मिले हुए, और कब आखिरी बार तुमने मेरी बात सुनी थी? अगर उन्होंने खाना और दवाई लेने से मना नहीं किया होता और उनका इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ होता, तो उनका ये शैतान पोता उनसे मिलने ही नहीं आता। किसने कहा था आपसे ये बातें बोलने के लिए और वो बातें मानने की जिद करने के लिए जो मैं नहीं सुनना चाहता और नहीं मानना चाहता? देवांश बोला, जब भी वो यहाँ आता था, उसके दादाजी हमेशा ओबरॉय परिवार की बेटी नताशा का नाम लेते थे और उसकी शादी का रिश्ता, जो कि बुजुर्गों ने पहले तय किया था, उसके बारे में बोलते रहते थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, देवेंद्र जी ने मुंह बनाकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, मैं ऑलरेडी इस हालत में हूँ, एक दिन मर जाऊंगा। कल अपनी फियांसे को लेकर आओ मुझसे मिलने के लिए। देवांश ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, मेरी कोई फियांसे नहीं है। क्या तुम मुझे हार्ट अटैक देना चाहते हो? देवेंद्र जी ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है कि सालों पहले हमारे और ओबरॉय परिवार के बीच रिश्ता तय हुआ था। तुम्हें नताशा से शादी करनी होगी, वरना मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा उन्हें सिचुएशन। ये शादी और रिश्ते वाला आइडिया पूरा आपका था। देवांश बहुत ही कैजुअली बोला, अब जब आपने रायता फैला ही दिया है तो उसे कैसे समेटना है ये आपकी प्रॉब्लम है। ओह मेरा दिल! आह! अचानक से देवेंद्र जी अपने दिल पर हाथ रखकर दर्द से कराहने लगे। ऋषि, डॉक्टर को लेकर आओ, देवांश बोला, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, देवेंद्र जी बोले, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बात बोल दी है। अगर कल तुम और नताशा एक साथ यहाँ नहीं आए तो तुम भूल जाना कि तुम्हारे कोई दादाजी हैं। उसके बाद मैं जीऊं या मरूं, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होगा। उन दोनों को एक दूसरे से झगड़ता हुआ देखकर ऋषि जल्दी से मामला सुलझाने के लिए बीच में आते हुए बोला, सर शांत हो जाइए, आपकी अभी अभी सर्जरी हुई है। तुम दोनों के दोनों हर वक्त काम में बिजी रहते हो, क्या तुम लोगों के पास थोड़ा सा वक्त नहीं है अपनी जिंदगी और पर्सनल रिश्तों के बारे में सोचने के लिए? देवेंद्र जी ने मुंह बनाते हुए कहा। ऋषि को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो इन